पहली स्लाइड है जी, अंडरस्टैंडिंग अमेजोन लिस्टिंग। अमेजोन लिस्टिंग का मतलब ये होता है अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है उस प्रोडक्ट को बैकएंड से भी तो कुछ ना कुछ क्रिएट किया गया है ना। जो जो भी यानी कि आपको एक फ्रंट के ऊपर प्रोडक्ट नज़र आती है, जिस वक्त हम उसकी कोई भी अमेजोन के ऊपर फ्रंट के ऊपर कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उसकी वो जो सब चीज़ें होती हैं, टाइटल्स होती हैं उसके जो हैं वो चेंज एड्रेस, हम जाते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, गुड। जी प्रॉब्लम तो ज़्यादा है मेरे टॉन्सिल्स को। आई डोंट नो क्या ऐसे ही रहता है मतलब। एक दिन कल बिल्कुल ठीक था, आप लोगों से बात होती रही है मेरी। आज आपको वॉइस मेरी थोड़ी सी अजीब नज़र आ रही हो, महसूस हो रही होगी। तो इस तरह होता है मेरे साथ। मेरे चाचू हैं डॉक्टर सिंध में, उन्होंने मुझे छोटे होते हुए कहा था कि आपके टॉन्सिल्स का ऑपरेट होगा तो बेहतर होगा, लेकिन उस वक्त ऑपरेट वगैरह नहीं, मेडिसिन से ही ठीक हो गया था। लेकिन अब जो है बोलने का काम मेरा ज़्यादा है तो इस वजह से शायद, आई गेस। तो खैर आप लोग वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आज जा रहा हूँ मैं तो बेहतर होगा। ओके, अब जो है वो हम यहाँ से जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर और हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा जी, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये टाइटल नज़र आ रहा है, टाइटल के नीचे ये बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। फिर आप उससे नीचे जाएं तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये जो अब ये जो नीचे एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं, ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें कैटेगरी आती है और आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या स्मॉल स्मॉल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन सब चीज़ों के, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं पे बैकएंड पे भी तो ये क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम इसके अंदर जो है आज वो इन चीज़ों को क्रिएट कैसे करते हैं कि ये लिस्टिंग जो है वो हम उसके ऊपर क्रिएट कैसे करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि लिस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली ये टाइटल होती है जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अंदर ये जो है वो हम अपने कीवर्ड्स का ख्याल रखते हैं। हम जो है वो प्रोडक्ट के किसी भी प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि जिसको आप मेन कीवर्ड कहते हैं, वो हमने जो है वो टाइटल में डालने होते हैं। फिर जो है उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ जो है वो टेक्स्ट के अंदर बुलेट पॉइंट्स आते हैं। फिर हमने हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो हमारा कोई भी लॉन्ग टेल सेकेंडरी कोई भी कीवर्ड ना छूटे और वो कम अज कम इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर लाजमी हो। तीसरी चीज़ ये इमेजेस होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी प्रोडक्ट की, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्या कह लें कि चीज़ होती है, वो किसी भी प्रोडक्ट के इमेजेस होते हैं। उसके बाद जो होती है वो नीचे हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये इस वक्त यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ एन अमेजोन ब्रांड डाला हुआ और उसके अलावा ये नीचे हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हम इन एट्रीब्यूट्स का थोड़ा सा जो है वो देखेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स कहाँ से हम इनको एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और क्या कहते हैं इसके अंदर इनकी अहमियत क्या क्या है, यानी कि क्यों जो है वो ये ज़रूरी है। तो ये मैंने जो है वो अपना आई थिंक अभी सैलड सेंटर नहीं किसी को नज़र आ रहा होगा।
ये है जी हमारा जो कि सेलर सेंटर है, जहाँ से हम हर चीज़ को ऑपरेट कर रहे होते हैं, अपनी लिस्टिंग को, अपने ऑर्डर्स को, अपने पीपीसी को, यानी कि जो हर चीज़ मैनेज हो रही है वो हमारे यहाँ पे सेलर सेंटर से मैनेज हो रही है। आवाज़ तो अब मेरी जितनी है उतनी ही है। स्पीकर माइक मेरी तरफ से फुल है। ओके, अच्छा जी, ठीक है जी। अब जो आप हमारा चूंकि आज का टॉपिक जो है वो है उसके लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर, तो हम डायरेक्टली ही टॉपिक पे आते हैं कि लिस्टिंग जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं। लिस्टिंग क्रिएट हम करते हैं जी, यहाँ पे हम मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आए और यहाँ पर आके हम ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। तो जी ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे हम इसको, हमारे पास अगर हमने कोई पुरानी प्रोडक्ट जो है वो ढूंढनी हो उसके एसिन के थ्रू, उसके यूपीसी के थ्रू, तो हम यहाँ पे वो वाला एसिन लिख के सर्च करेंगे तो वो वाली प्रोडक्ट आ जाएगी। लेकिन अगर हमने न्यू प्रोडक्ट, यानी कि जो अमेजोन के कैटलॉग के अंदर नहीं है, यानी कि हम न्यू प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम जो है वो ये बिल्कुल न्यू क्रिएटिव न्यू लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये कैटेगरी का आ गया कि जी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। अच्छा जी, कैटेगरी जो है वो ऑब्वियस सी बात है, जो सा बंदा जिस कैटेगरी के अंदर लॉन्च कर रहा होगा उसको उसकी कैटेगरी का पता होगा। हम यहाँ पर जो है वो एक कैटेगरी ले लेते हैं ब्लैंकेट की। जी, इस कैटेगरी के अंदर गए, फाइंड कैटेगरी, यानी हमने सर्च डायरेक्टली किया। हमारे पास दूसरा वे ये भी होता है कि हम इसको ड्रॉप डाउन करें, यानी कि जो बैक पे आ रही थी, ये जो ड्रॉप डाउन के अंदर इसका पूरा कैटेगरीज का ट्री आ रहा है। अब हमारे पास एक तरीका कार ये भी होता है कि हम इसके अंदर से पहले मेन कैटेगरी को सिलेक्ट करें, जो कि माइट भी यहाँ पे ये बेबी है, बेबी प्रोडक्ट्स के नाम से आ रही है। उसके बाद उसकी सेकंड कैटेगरी, उसके बाद उसकी थर्ड जो है वो सब कैटेगरी, और उसके बाद वो स्पेसिफिकली आपकी मेन कैटेगरी तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो उसका एक स्पेसिफिक सब एक बड़ा सा नेम, जैसे कि मैंने ब्लैंकेट यहाँ पे लिखा है, तो आप उसको सिंपली ऊपर लिख के सर्च मार देंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास ये ब्लैंकेट्स की सारी आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होती है, क्योंकि अमेज़ॉन के कैटलॉग के अंदर ये जो कैटेगरीज होती हैं ये रिपीट भी हो जाती हैं, यानी कि ये मेन कैटेगरी के अंदर जो है वो रिपीट भी हुई होती हैं। जैसे कि यही देखें, बेड ब्लैंकेट है, ये होम एंड किचन के अंदर भी है, और क्या कहते हैं बेड ब्लैंकेट यहाँ पे टॉयज एंड गेम्स के अंदर भी आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये होम एंड किचन की आइटम है। टॉयज एंड गेम्स में भी जो है वो ब्लैंकेट होंगे जो कि बच्चों से जो है वो रिलेटेड हो सकते हैं, बच्चों की कोई गेम्स से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। अब ये आपने देखना है कि भाई आपकी आइटम, आपकी प्रोडक्ट जो है वो कौन से वाले से रिलेट करती है। आपकी अगर बच्चों की जो है वो, आप बच्चों का कोई ब्लैंकेट है या बच्चों की कोई चीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप टॉयज एंड गेम्स। अगर जो है वो बड़ों का ब्लैंकेट है या एक सिंपल ब्लैंकेट है, तो आप इसको बेड ब्लैंकेट के अंदर भी ले जा सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि होम एंड किचन के अंदर ही तीन हैं। एक ये आ रहा है बेड ब्लैंकेट्स, एक ये आ रहा है बेड ब्लैंकेट्स, एक ये आ रहा है बेड ब्लैंकेट्स। इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि ये जो आगे से सब कैटेगरीज हैं उसमें तब्दीली है। अच्छा, होम एंड किचन के अंदर बेडिंग है, उसके अंदर ब्लैंकेट एंड थ्रोज है। फिर होम एंड किचन के अंदर बेडिंग है, और यहाँ पे ये आ रहा है जी किड्स बेडिंग। यहाँ पे किड्स से रिलेटेड जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे किड्स होम स्टोर, यानी कि आपकी जो आगे सब कैटेगरीज है वहां पर आके एक उन्होंने जो है वो ट्री को चेंज किया। यानी कि ये असल में अमेजोन की आप कह सकते हैं कि वास्ट, यानी कि वो अपनी कैटेगरीज को जिस तरीके से उनकी वहां पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पर डे आ रही हैं, तो वो अपनी कैटेगरीज को भी वास्ट करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, सब से सब 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 सब, और वो नीचे से नीचे कैटेगरीज जो हैं वो उनको बनाते जा रहे हैं। अब आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि भाई आपकी
जो है वो कैटेगरी कौन सी बनती है, जो आपने, अगर आपका किड्स का है तो आप इसमें भी जा सकते हो, आप इसमें भी जा सकते हो। नॉर्मली ये होता है कि ये जो आपका लास्ट कह लें कि ये जो सब कैटेगरी होती है, जो इसका एंड में बीएसआर का पेज होता है ना, वो नॉर्मली सेम होता है। वो अगर क्या कहते हैं, अब मिसाल इस वक्त मैं देखूंगा कि अगर आगे काम करते हुए कोई मिसाल उसकी सामने आ जाती है तो मैं बता दूंगा आपको, जब हम वो बीएसआर के पेज को देखेंगे। बीएसआर जो होता है वो आपका पेज होता है, बीएसआर का पेज नॉर्मली उम्मीद है कि सभी ने देखा होगा। मैं ब्लैंकेट यहाँ पे लिखता हूँ BLA, तो यहाँ पे मैं किसी भी लिस्टिंग को ओपन करता हूँ। ये ले जी, ये मैंने लिस्टिंग ओपन की तो इसके अंदर जो आपके नीचे बॉटम के ऊपर सब कैटेगरी आ रही होती है, उसके ऊपर जिस वक्त आप क्लिक करेंगे तो वो आपको उस सब कैटेगरी के BSR पेज के ऊपर ले जाएगा, यानी कि बेस्ट सेलर के पेज के ऊपर ले जाएगा। ये देखें जी, ऊपर गुजर गया। ये अब थोड़ा सा VPS है, तो VPS जो होते हैं वो आपके सिस्टम से थोड़ा सा स्लो चलते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये आपकी मेन कैटेगरी आ रही है, और यहाँ पर जो है ये आपकी ये सब कैटेगरी आ रही है। अच्छा, अब जब जो है वो आपकी मेन कैटेगरी सेम होगी, जैसे कि ये देखें जी, ये होम एंड किचन, ये भी होम एंड किचन है, ये भी होम एंड किचन है, और ये भी होम एंड किचन है। ये तीनों के तीनों जो है इनके BSR के पेज, जो सब कैटेगरी के पेज होंगे वो एक ही होगा। ये BSR का पेज है, बेस्ट सेलर्स का पेज, कि जिसके अंदर ये देखते हैं कि भाई सबसे टॉप के ऊपर, यानी कि जो ज्यादा सेल्स कर रहे हैं वो पहली पोजीशन, जो मैंने आपको पहले भी ये चीज काफी एक्सप्लेन कर दी हुई है कि जिनकी सेल्स ज्यादा होंगी उनके BSR उतने कम होते हैं और वो टॉप पोजीशंस पे होते हैं, और जिनकी सेल्स कम होती जाती हैं उस हिसाब से उनका BSR नीचे आता जाता है। अब इसमें जो है वो, अब होम एंड किचन के अंदर 3 बेड ब्लैंकेट्स हैं जो कि 3 डिफरेंट सब कैटेगरीज के अंदर पड़े हुए हैं। एक किड्स बेडिंग में पड़ा है, और एक जो है ये किड्स होम स्टोर में पड़ा है, और एक ब्लैंकेट एंड थ्रोन्स, वो तो ऑब्वियसली सबकी ये एक ही है, और ये एक बेडिंग के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो बेशक 3 सब कैटेगरीज के अंदर अलग अलग पड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि मेन कैटेगरी, जो आपकी मेन कैटेगरी है वो तीनों की सेम है, इस वजह से तीनों का BSR का पेज एक ही होगा सब कैटेगरी का। और इसी तरीके से अब इसकी चूंकि मेन कैटेगरी भी चेंज है, और बेशक इसकी ये वाली सेम है, लेकिन इसकी मेन कैटेगरी चेंज है, तो अब इसका जो है वो BSR चेंज होगा, उसका एक पेज जो है वो अलग होगा। अच्छा जी, अब हम जो है वो देखते हैं कि टाइटल, बुलेट्स, पॉइंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब हम लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर जाते हैं कि हमने यहाँ से हम कहते हैं कि जी हमने इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये इसका एक पूरा जो है वो पैनल क्रिएट करके ले आएगा कि जहाँ पे आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस, कीवर्ड्स, और जो भी यानी कि मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से डिटेल, जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो करेगा कि वो आपने यहाँ पे डालनी है। अच्छा जी, प्रोडक्ट आईडी सबसे पहले जो है वो हमसे हम यहाँ पर जो है वो नॉर्मली जो हमने यूज़ करना होता है वो हमने UPC ही यूज़ करना होता है। जब हम प्राइवेट लेवल में जाते हैं, एसिन वो होता है जो कि अमेज़ॉन में कह लें कि अमेज़ॉन से जो क्रिएट होता है। अगर कोई पुरानी आईडी है, कोई पुराना जो है वो प्रोडक्ट है, आपने उसके ऊपर जाके मी टू करना है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप यहाँ से एसिन सेलेक्ट करके वो वाला डायरेक्टली एसिन डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी न्यू प्रोडक्ट है, प्राइवेट लेवल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसके अंदर जो है वो UPC डालना है आपने। अच्छा जी, UPC आना कहाँ से है, UPC कहते किसको हैं? UPC कहते हैं यूनिवर्सल, आई थिंक प्राइवेट कोड होता है ये, आई थिंक यही इसका होगा। अच्छा जी, UPC जो है वो मिलेगा कहाँ से? स्पीडी बार कोड एक साइट है,
और स्पीडी बारकोड्स, ये जो होते हैं यूपीसी, असल में इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो एक आईडी होती है, जी जी बिल्कुल, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ही है। एक किसी भी प्रोडक्ट की पूरी दुनिया के अंदर, वो बेशक प्रोडक्ट किसी दूसरी प्रोडक्ट की कॉपी हो, लेकिन वो एक अलहदा कंपनी जिस वक्त बनाएगी तो उस वक्त वो कंपनी अपना बार कोड लगाएगी। जैसे कि बिस्कुट है, बिस्कुट कम से कम नहीं तो कुछ 50, 60, 100, 1000 कंपनियां हैं जो कि अलग-अलग किस्म के बिस्कुट बना रही हैं, लेकिन हैं सारे बिस्कुट एक ही जैसी प्रोडक्ट है, एक ही बिस्कुट है, लेकिन चूंकि अलग अलग कंपनीज बना रही है तो इसलिए हर कंपनी जो है वो एक अपना अलहदा बार कोड, लेकिन हर कंपनी का एक जो उसका ब्रांड का बिस्कुट होता है या एक ब्रांड की कोई आइटम होती है वो उसका एक बार कोड निकालती है और वही पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो ये जो अमेजोन है, अमेजोन भी आपकी ये जो आपको एसिन क्रिएट करके देता है वो आपको आपके यूपीसी से अगेंस्ट क्रिएट करके देता है। जो है, अगर आप यूपीसी आपने किसी ऑथेंटिक जगह से बाय किया होगा, अपने ब्रांड नेम के ऊपर बाय किया होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि समटाइम हमें ये आगे भी बड़ा जो है वो फायदेमंद होता है हमारे लिए, हमें बड़ा फायदा देता है यूपीसी के। अगर हमने यूपीसी बाय किया होगा अपने ब्रांड नेम के ऊपर तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं यूपीसी का कि भाई इस ब्रांड ने ये वाला यूपीसी इस ब्रांड नेम का है। तो अगर आपने अमेजोन के ऊपर लिस्ट की और आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है और आप उस लिस्टिंग के ऊपर काम नहीं करते हैं, किसी वजह से आपका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड नहीं है, और कोई एक चाइनीज आता है, कोई हाईजैकर आता है, कोई भी दूसरा बंदा आता है और वो आके क्या करता है कि वो आके आपकी लिस्टिंग के ऊपर आपकी लिस्टिंग को, क्योंकि अमेजोन का असल में ये जो कैटालॉग होता है, जो मैंने भी आपको पहले कैटालॉग बताया था, आप जो भी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं वो अमेजोन के जाके कैटालॉग में सेव होती है, वो आपके कोई सेलर सेंटर से अमेजोन के ऊपर। बस एक ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग इज नॉट सेलर प्रॉपर्टी। लिस्टिंग जो आप क्रिएट करते हैं वो असल में अमेजोन की प्रॉपर्टी है। ये यानी कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और इन सब चीजों के अंदर ये चीज मेंशन होती है कि लिस्टिंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सेलर, वो अमेजोन की प्रॉपर्टी है। अब जब आपने जो है वो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं था करवाया हुआ, आपने लिस्टिंग क्रिएट, आपकी अपनी लिस्टिंग थी, आप आउट ऑफ स्टॉक हुए, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, किसी वजह से कोई दूसरा बंदा आया, उसने आके पकड़ के उसके ब्रांड नेम, उसकी लिस्टिंग पकड़ के सब कुछ चेंज कर दिया, और ये बड़ी नॉर्मल बात है, ये कोई यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कभी कभी होता है। अगर आप नॉर्मली अपनी लिस्टिंग को वैसे ही 1-2 महीने के लिए छोड़ दें जिसके ऊपर थोड़े अच्छे रिव्यूज भी हों, तो वो क्या कहते हैं, हाईजैकर्स ये काम करते हैं, वो ऐसी लिस्टिंग्स को ढूंढ रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर जिनके क्या लें कि अब ये एक मिसाल ही है कि जिनके पीछे ऑनर्स मर गए हैं या उनके जो भी उसको चला रहे थे वो लोग जो हैं वो अब उसको नहीं चला रहे हैं, किसी भी वजह से नहीं चला रहे हैं, फोत हो गए हैं या को जो भी उसकी वजह बनी है, तो वो क्या करते हैं, वो उन लिस्टिंग्स को पकड़ते हैं और अगर उनके ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होते तो वो उन लिस्टिंग को एडिट करते हैं जो उनकी अपनी प्रोडक्ट होती है उसके मुताबिक, और उनके अपने जो ब्रांड्स होते हैं वो रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं। अब मेरे साथ भी हालांकि ऐसा केस हो चुका हुआ है कि उसके अंदर हुआ ये कि मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं था, 2-3 महीने हो गए थे, एक लिस्टिंग के ऊपर काम नहीं था किया, उसकी रिप्लेनिशमेंट नहीं थी बनवाई, तो एक आके हाईजैकर ने लिस्टिंग जो है वो पूरी की पूरी चेंज कर दी, वो लिस्टिंग ही उसका पूरा हुलिया ही चेंज हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो मुझे तकरीबन कुछ 3-4-5 दिन बाद जो है वो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि मेरी लिस्टिंग के जो है वो इमेजेस चेंज हो चुके हुए थे। तो मैंने उस वक्त क्या किया, मैंने अब वो जब मैं उसको जाके एडिट करता था, अमेजोन के साथ केस भी खोला, मैंने उनको कहा कि जी ये लिस्टिंग जो है वो मैंने उसमें ये एडिटिंग करनी है, तो वो मुझे उसने कहा कि जी वो जिस बंदे ने चेंज किया वो तो ब्रांड रजिस्टर्ड है और आपको ब्रांड अथॉरिटी चाहिए उसको चेंज करने के लिए। मैंने उसी वक्त वो केस खोला और मैंने जो स्पीडी बार कोड से जो बाय किए हुए थे अपने यूपीसी जो मैंने बाय किए थे, अब चूंकि यूपीसी मेरा था, मेरे ब्रांड के नेम पे था, मुझे वहां से सर्टिफिकेट मिला हुआ था मेरे यूपीसी के ऊपर, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने वहां से सर्टिफिकेट उठाया और मैंने अटैच करके अमेज़न को कहा कि ये तो मेरा, ये यूपीसी कोड जो है ये तो मेरे ब्रांड का है, और किसी ने आके इस तरीके से उसके ऊपर किया, अमेज़न ने एक रात के अंदर जो है वो मेरी लिस्टिंग वापस कर दी थी। तो स्पीडी ये ही जो सिर्फ और ये एक यूपीसी एक ऐसी चीज है जिसकी बेस के ऊपर आपको यानी कि अपनी लिस्टिंग
वापस मिल जाती है जब आपको इस तरह के हर्डल्स में जाते हैं। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने किसी ऑथेंटिक जगह से यूपीसी कोड बाय किया हो, ताकि आप अमेजोन को एविडेंस प्रोवाइड कर सको, आप उसे कह सको कि ये जो मेरे यूपीसी है ये मेरे ब्रांड नेम का है, या आप क्या अगर जो अकाउंट नेम है अगर आप उसके ऊपर ले लेते हो तो आप उसको ये शो करवा देते हो। अच्छा जी, यहाँ पे हमने वो यूपीसी कोड डालना होता है। अब हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं जी, किड्स ब्लैंकेट kids blanket for homes। मैंने अभी इसके अंदर कोई कीवर्ड्स का नहीं ख्याल रखा है अभी, सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रोडक्ट का नेम डाल दिया कि हमने एक, अच्छा जी, यहाँ पे हम ब्रांड नेम दे देते हैं जी न्यू ब्रांड। और इसके बाद हम मैन्युफैक्चरर भी हम न्यू ब्रांड को ही बना देते हैं। हम उसे कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट बनाएगा भी न्यू ब्रांड ही। अच्छा जी, इसके अंदर यूपीसी के अंदर हमारे पास एक जीटिन की भी एक ऑप्शन होती है। जीटिन जो होता है वो एक एग्जेम्पशन होती है, जिसमें आप अमेजोन को कहते हो कि जी मेरी प्रोडक्ट जो है वो आपको एक 3 महीने की या 6 महीने की एक एग्जेम्पशन दे देता है अमेजोन के, जिसके अंदर आप उसको कहते हो कि अब मेरे ख्याल से अब ये नहीं मिल रही है, लेकिन ये पहले हो जाता था कि आपको 2-3 महीने वो दे देता था, जिसमें आपको फिर यूपीसी की ज़रूरत नहीं थी पड़ती। लेकिन उसमें ये होता था कि आपको अमेजोन से केस खुलवा के वो लेनी होती थी, एक आपको केस खुलवा के जो है वो लेनी होती थी, एक उसको क्या कहें कि एक्सेस लेनी होती थी, एक्सेस नहीं अलाउ, यानी कि अमेजोन उस सूरत में करता था हमें, अगर जो है वो हमें G10 एग्जाम्पशन चाहिए होती थी। लेकिन नॉर्मली लोग यूपीसी के ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि वो एक थोड़ा सा सिक्योर वे भी हो जाता है। और स्पीडी बारकोड्स के ऊपर हमने जिस वक्त बाय किए थे वो तब $25 के आई थिंक 5 थे। ये इस वक्त वो वाला पैकेज नहीं शो कर रहा है, वो 5 उसने हमको शायद दिए थे, कोई $20-25 के, $5-10 का हमें पड़ता है। तो फिर हम अगर थोड़ा सा सिक्योर हो जाएं तो बेहतर है कि हम वही बाय करें, हम इसका यूपीसी कोड ही बाय करें, वो बेहतर होता है। अच्छा जी, यूपीसी अच्छा जी, हम यहाँ पे कोई देखते हैं कि जी हमें अगर कोई यूपीसी मिल जाता है तो मैं आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट। अच्छा जी, अगर ये चल जाता है तो दैट्स फाइन। हम अब आगे जाते हैं। अच्छा, वेरिएशन जो होती हैं वो किसी भी प्रोडक्ट की जब एक से ज़्यादा जो लिस्टिंग्स होती हैं, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई कलर्स का डिफरेंट है, कोई पैक्स का डिफरेंट है, कोई साइज का डिफरेंट है, अगर इन चीज़ों का जो होता है वो डिफरेंस होता है किसी भी लिस्टिंग के अंदर, देखते हैं अगर हमें यहाँ पे कोई ऐसी लिस्टिंग मिल जाती है, ये देखें जी, ये वेरिएशंस हैं, ये कलर्स की सारी वेरिएशंस हैं। तो ये जो है वो हम सारा कुछ यहाँ पर डालते हैं कि भाई हम उसको यहाँ पर कहते हैं कि जी मेरी कलर्स के वेरिएशंस हैं, तो हम यहाँ पे उसको कलर डाल के, तो यहाँ पे हम कलर के नेम डाल देंगे, जैसे कि ब्लू एंड पिंक, ग्रीन, इस तरह करके हम इसके यहाँ पे जो वेरिएशंस डालेंगे तो उसने वो सारी वेरिएशंस यहाँ पे क्रिएट कर दी हैं। यहाँ पे हम उसका सेलर SKU देंगे, प्रोडक्ट, और जो है वो इसके अंदर हर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी हमें देनी होती है, वही वो यूपीसी से रिलेटेड भी हो सकती है, और ऑब्वियसली बात है कि अगर तो वो यूनिक होगी तो वो यूपीसी ही होगी। और इसके अंदर हम ऐसे भी सकते हैं, इसमें आपको सा बाद में वो एक टॉपिक अलग है जिसके अंदर हम लिस्टिंग्स को मर्ज करते हैं, तो उसका जो है वो हम थोड़ी देर बाद उस चीज़ को डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद हमारा तीसरा टैब आ जाता है जिसके अंदर हम कहेंगे, अच्छा जी, इसके अंदर यहाँ पे तो प्राइजेस, अच्छा जी ये एडवांस व्यू में जाएंगे हम। एडवांस व्यू के अंदर यस, ये जो है वो सारी हमारी ऑफर्स आ जाएंगी। ये लेट मी स्किप द ऑफर डेटा एंड ऐड इट लेटर। यहाँ पे अभी भी प्राइजेस नहीं आ रही हैं। अच्छा जी, देखते हैं जी प्राइजेस यहाँ क्यों नहीं आ रही। ओ, असल में हमने यहाँ पे वेरिएशंस एक्टिव कर दी हैं, इस वजह से यहाँ पे प्राइजेस नहीं आ रही। ओके, यहाँ पे हम वेरिएशंस सारी डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्राइस, असल में वो वेरिएशन ऐड करने की वजह से वो प्राइस सारी यहीं पर ही फिर प्राइसेस सारी मैनेज होनी थी, इस वजह से उसने ऑफर्स के अंदर से जो है वो प्राइसेस सारी निकाल दी थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम उसको बताते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट है जी $20 की और उसकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है। फिर हम उसको यहाँ पे भी हम क्वांटिटी नहीं बताएंगे और हम नीचे उसको कहेंगे ये जो दोनों मॉडल्स हैं ये बाद में भी एडिट किए जा सकते हैं, आप क्रिएशन के दौरान भी कर सकते हैं। ऊपर वाला जो है आई विल शिप दिस माई सेल्फ, उसका मतलब ये है कि आप FBM मॉडल के ऊपर जा रहे हैं। और अगर चूंकि देखा आपने कि जब मैंने FBM मॉडल किया है तो वो क्वांटिटी जो है वो एसेंशियल हो गई है, क्योंकि चूंकि इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट मेरे पास है, मैंने अपने पास से ही जो है वो शिप करवानी है कस्टमर को, तो वो यहाँ पे क्वांटिटी हमें लाजमी डालनी होगी कि भाई कितनी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की हमारे पास। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं अमेजोन यानी कि ये FBA लिस्ट है तो क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो है वो जब हम शिपमेंट प्लान वगैरह वो सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हमारी क्वांटिटी अमेजोन खुद लोड करेगा। ये जी आ गया इमेजेस का पॉइंट। images are the very important part of the listing. images जो हैं वो हर प्रोडक्ट के थोड़े से वेरी करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के इमेजेस आपने कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं। कुछ प्रोडक्ट होती हैं जिनके आप 3D इमेजेस आपने बनवाने किसी एक्सपर्ट से हैं, अगर आप खुद एक्सपर्ट नहीं है फोटोशॉप के, फोटोग्राफी के, इन सब चीज़ों के, तो ये आपने जो है वो कहीं ना कहीं से बनवाने हैं। ये आपको इमेजेस के ऊपर आपको खास तरीन तवज्जो देनी होती है, आपने इंतहाई जो है वो इसके ऊपर फोकस रखना होता है, खास कर जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं या वो भी जो है वो स्टार्ट के अंदर है। जिनकी पहले भी हो चुकी हुई हैं वो भी लिस्टिंग अगर ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट के अंदर जो है वो आपको चाहिए, क्योंकि देखें आप जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 10,000 15,000 $20,000। तो अगर आप जो है वो इमेजेस के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि भाई वो जी मेरा दोस्त फोटोशॉप के अंदर काम करता है तो वो मैंने उससे जो है वो बनवा लिए, तो वो मैंने इससे करवा लिए। वो हो सकते हैं वो एक्सपर्ट हो लेकिन वो शायद अपने डोमेन में एक्सपर्ट हो। यहाँ पर आपने इस चीज को उसमें नहीं लेके जाना है। और ये खासकर ये उनके लिए है जो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। जब आप ऑब्वियस बात है कस्टमर की लॉन्च कर रहे होगे तो आपने उसको भी ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, लेकिन आपने उसके अंदर क्या करना है कि अगर आप खुद एक्सपर्ट हो तो आप खुद करो, अगर आप खुद एक्सपर्ट नहीं हो तो चार्ज कस्टमर को करो, लेकिन इसको करवाओ किसी प्रोफेशनल से। अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा, आपका क्लाइंट जो है वो खुश होगा, यानी कि आप जो है वो उसको चार्ज करते हो कि जी मैं आपको इमेजेस का $100 चार्ज करूंगा, तो आप उसको $100 जो है वो चार्ज करते हो और आप कहते हो कि अच्छा यार मैं आउटसोर्स करूंगा तो ये तो $100 बाहर चला जाएगा, आप खुद बैठ के करने की कोशिश करते हो और उसके बाद आप अपने कस्टमर को खराब कर देते हो और वो कस्टमर कहता है कि यार ये
यानी कि क्या काम करके दिया तुमने। तो इसलिए इसको कोशिश करें कि इसको आउटसोर्स ही करें, लेकिन क्या कहते हैं, अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं तो अदरवाइज आपको इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी लिस्टिंग के अंदर। आपने इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपका ये मेन का इमेज होता है। आप तकरीबन 9 इमेजेस 10 इमेजेस डाल सकते हो, 9 सब के अंदर सब इमेजेस, और एक मेन इमेज होता है 3 5, हाँ जी 9। ये आपके जो होते हैं टोटल 10 इमेजेस होते हैं। पहला मेन इमेज होता है और उसके बाद 9 जो होते हैं वो आपके पास सब इमेजेस होते हैं। और इसके अंदर इन्होंने साइजेस बताए हुए हैं उनके कि इमेज के जो है वो साइजेस 1000 बाय 1000 होने चाहिए और 500 पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए। ये देखें, एटलीस्ट 500 पिक्सल ऑन द शॉर्टेस्ट साइड, कि 500 पिक्सल से कम ही कोई भी साइड होनी चाहिए। और अगर आप इसको यानी कि 1000 पिक्सल, या अगर आप इसको इससे ज़्यादा भी ले जाते हो, वैसे उन्होंने कहा हुआ है कि जी नहीं लेके जाते, लेकिन इसको कम कर देता है। जो भी आप जायद इमेज भी लगाते हो ना, तो वो खुद ही जो उनका पीछे सिस्टम है, वो उस सिस्टम जो है वो उनके इमेज को ऑप्टिमाइज कर देता है, कम कर देता है उसका साइज। क्योंकि अमेजोन ने अपनी पेज ऑप्टिमाइजेशन को भी देखना होता है कि उनका पेज का लोडिंग टाइम इंक्रीज ना हो। अगर बड़ा इमेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और उन्होंने साथ में बताया हुआ कि जी कौन से मॉडल्स के जो है सॉरी एक्सटेंशंस कौन कौन सी होनी चाहिए, फॉर्मेट इमेज के कौन कौन सी होनी चाहिए। उसमें जेपीजी है, टिफ है और जिफ है। आप इन तीनों में से कोई भी इमेज जो है वो बना के यहाँ लगा सकते हैं। अब मेन इमेज के अंदर जो है वो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस जो अमेजोन देता है वो उसके अंदर ये देता है कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो क्लियर प्रोडक्ट पढ़ाओ। उसके अंदर आप जो है यानी कि प्रोडक्ट की जो है ना वो क्लियरेंस जितनी ज़्यादा होती है, कस्ट और अट्रैक्शन, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट के का जो यानी कि काम है, अगर आप खुद एक्सपर्ट नहीं हो तो आपने आउटसोर्स कर देना है। आपको खुद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, जैसे आपकी होम एंड किचन के अंदर अक्सर प्रोडक्ट्स होती हैं जो 3D के अंदर बन जाती हैं और आप वो 3D के अंदर बनवा लें। कुछ इमेज प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि बन ही सिर्फ लाइफस्टाइल सकती हैं, जैसे आपकी फैशन की प्रोडक्ट्स होती हैं, आपकी कह लें कि टेक्सटाइल, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं इसके अंदर कम चांसेस होते हैं कि ये लाइफ 3D के अंदर बन सकें। तो उसके अंदर जो है वो आप लाइफस्टाइल के अंदर भी जा सकते हो। वैसे ये प्रोडक्ट भी बन जाती हैं 3D के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो है वो अगर तो आप यानी कि वो 3D एक्सपर्ट वगैरह से जो भी आपका होगा, अगर आप उससे बात करते हो और वो कहता है कि भाई मैं लाइफस्टाइल वाला रिजल्ट दूंगा तुम्हें, तो फिर आप जा सकते हो। लेकिन नॉर्मली 3D इमेजेस का पता चल जाता है कि ये जो है वो इमेज जो है वो 3D में बना हुआ है। लेकिन ये जो अदर सॉलिड प्रोडक्ट्स होती हैं इसके अंदर पता भी चल रहा हो तो तब भी ये 3D के अंदर बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट इमेज है। क्योंकि प्रोडक्ट इमेज जो है वो सबसे पहला आपका कस्टमर को पहले सबसे पहले नजर ही आपका प्रोडक्ट इमेज आना है। उसने कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं तो अगर आप उसके अंदर वो देखते हैं लिस्ट के अंदर, तो वो आपको सारे सामने जो है वो इमेज ही नजर आ रहे होते हैं। वहां पे जिस वक्त किसी ने कोई कीवर्ड टाइप कर दिया तो किसी ने आपका टाइटल नहीं बैठ के पढ़ना कि भाई आपने वो कीवर्ड डाला हुआ है नहीं डाला हुआ। वो तो इंडेक्सिंग के लिए और क्या लें रैंकिंग के लिए वो तो सब उन चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं, वो तो ठीक है ना, वो तो एक अलग सिनेरियो एक अलग सिस्टम है, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो कस्टमर ने सबसे पहली चीज देखनी है वो आपका इमेज देखना है। तो इसीलिए सर्विसेज के अंदर भी, और आप जिस वक्त उनके क्लाइंट के साथ बात भी कर रहे हो तो आपने उनको जो है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में इस तरह के ही पॉइंट देने हैं कि भाई आपने उसको कहना है कि भाई लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के दो वे हैं। एक वे है जिसके अंदर आपने जो है वो कस्टमर को सिखाना होता है, एक वे है जिसमें आपने अमेजोन के एल्गो को सिखाना होता है। अमेजोन के एल्गो को आपने किस तरीके से सिखाना है, आपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके सिखाना है, आपने लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है, आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर करना है, आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर करना है, ये आपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारा कुछ बताना है। और फिर जहां पे आपने बताना है कि जी हमने यहाँ पे जो है वो क्लाइंट को ट्रेन करना है या क्लाइंट को हमने जो है वो इम्प्रेस करना है, तो वो हमने सबसे पहली चीज इमेज से करना है।
और इसके अंदर ये नहीं है कि क्लाइंट जो है वो बुलेट पॉइंट्स और ये सब चीज़ों को पढ़ता नहीं है, क्योंकि वो उसने पैक्स जानने होते हैं, उसने कलर्स को देखना होता है कि भाई क्या इसका साइज है, क्या पैक्स हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो टाइटल और बुलेट पॉइंट्स और ये सारी चीज़ों को वो पढ़ते हैं अक्सर। यानी उनके अंदर 30-40%, 50% आप रेशो कह सकते हो कि वो डिस्क्रिप्शन को पढ़ते नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो इमेज ही है। अच्छा जी, अब ये मैंने यहाँ से डिजाइन एडवांस व्यू को जो है वो एक्टिव किया है, तो यहाँ पे आपने देखा कि काफी जो है वो टैब्स एक्टिव हो गए हैं। मैं इसको दोबारा जो है वो एक दफा ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ 3 टैब्स रह गए हैं, और मैं इसको दोबारा जिस वक्त ऑन करूंगा तो ये लें जी, ये देखें, ये टैब्स आ गए। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो आपको ये जो बाकी के टैब्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो कंप्लाइंस का आता है और इसके अंदर ये जो मोर डिटेल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं, ये सारे जो टैब्स होते हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि इसमें चेंजेस हो सकती हैं। तो इसमें से भी आपने वो एंड के अंदर जो है मैं आपको एक BTG का जो है वो वे बताऊंगा, तो उस वे से आपको ये पता चल जाएगा कि अमेजोन के अंदर इन प्रोडक्ट्स की यानी कि इन एट्रीब्यूट्स की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या क्या हैं, वो जो है वो हम एंड पे उस वे के अंदर देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप आ जाए जी डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पे आपने कंप्लाइंस को देख लेना है। सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हर प्रोडक्ट के लिए, हर जो होती है वो चीज़ अलहदा इम्पोर्टेंट में आती है, इम्पोर्टेंस में आती है। बाज़ औक़ात जो होती है वो कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जो स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट होती है, तो आप उसके अंदर यहाँ पे मटेरियल आ रहा होगा, आपने वहां पे उसका मटेरियल लिख देना है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो वो कस्टमर नीचे आएगा, वो आके एट्रीब्यूट्स में देखेगा अच्छा ये स्टेनलेस स्टील की है, अच्छा ये प्लास्टिक की है, अच्छा इसके अंदर जो है वो ये कलर्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह करके आपने यानी कि इनको ये रिकमेंडेशंस के अंदर हैं कि भाई आपने ये करनी है, लेकिन ये एसेंशियल्स नहीं है, इनके अमेज़न की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन अगर आप ये करें तो ज्यादा बेहतर है। उसके अंदर आप इसमें देख सकते हैं ना कि वॉल्यूम इसका क्या है, कस्टमर बाजू का ये भी चीज देख रहा होता है कि भाई किस ये आइटम का वॉल्यूम क्या है, फेट क्या है, जो है वो इसके अंदर बैटरी, अगर कोई बैटरी की आइटम होती है तो आप उसके अंदर जो है वो बैटरी वेट और ये वो सब चीजें अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे हम डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे जो है वो आपने, अच्छा जी इसके अंदर एक और जो है वो आपकी ये जो बुलेट पॉइंट्स आप लिखते हैं, आप जो टाइटल्स लिखते हैं, आप उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वैसे तो मैंने आपको एक और टूल इसका बताया भी था लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, कि जिस वक्त आप ये सारी चीज़ें लिख रहे होते हो तो आपने इसमें किस तरीके से इन चीज़ों को देखना है कि मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई कीवर्ड स्नफिंग तो नहीं हो रही है, या मैं कोई कीवर्ड छोड़ तो नहीं रहा हूँ, या कोई कीवर्ड रह गया हो जो कि मेन टाइटल के लिए बड़ा ज़रूरी हो और मैंने वो ना डाला हो। कोई बुलेट पॉइंट के अंदर वो मैंने आपको वो हीलियम का आपको याद होगा टूल स्क्रिबल्स के नाम से, उस वो टूल जो है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है कि वो सारे कीवर्ड्स आप उधर इंपोर्ट कर लेते हो और जिस वक्त आप ये डिस्क्रिप्शन और ये वो सारी चीज़ें लिख रहे होते हो तो तब वो आपको बताता जाता है कि भाई आपने ये कीवर्ड लिख लिया, अभी ये नहीं लिखा, ये वाला कीवर्ड इतनी दफ़ा लिखा गया, और वो सब चीज़ों को आप उधर से कंट्रोल कर रहे होते हो। अच्छा, अब आपने जो है ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और ये सारी चीज़ें भी हैं, अगर तो आप इफ यू आर गुड इन कंटेंट राइटिंग एंड इफ यू आर गुड इन सेंस ऑफ कीवर्ड्स एंड यू हैव ऑल कीवर्ड्स, अगर तो आप इन सब चीज़ों में खुद गुड हो तो आप वेल एंड गुड है, खुद लिखो, यानी कि ये इसके अंदर जो है वो अच्छी बात है कि आप इन सब चीज़ों को खुद कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के अंदर गुड नहीं हो, यानी आपको ये चीज़ लगती है कि नहीं यार मैंने यानी कि कभी की नहीं है तो मैं यानी कि क्यों इस चीज़ का रिस्क लूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस चीज़ को भी VA के अंदर आउटसोर्स ही करने की कोशिश करो। क्लाइंट को अब VA के अंदर जो है वो अक्सर यानी कि ट्रेनर्स की बात होगी, इसके अंदर VA के अंदर अगर आपने अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, आपने क्लाइंट को क्या कहते हैं हर लिहाज से
यानी कि यहाँ पे अगर वो आप उसका बिजनेस जीरो से उठा रहे हो तो लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर, ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर और रैंकिंग के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर अगर आपने उसको बेस्ट यानी कि एक अच्छी लिस्टिंग, अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, तो वो इन फ्यूचर आपको एक क्या कहते हैं इक्विटी भी ऑफर करते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो एक आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। वो ये चीज़ देखते हैं कि अच्छा यार नहीं, इस बंदे में बात है। अगर आपने उसको जो है वो एक कीवर्ड के लिए आपने उसको बजटिंग बना के दी और आपने उसको कहा कि भाई ये इस कीवर्ड के जो है वो 8 डेज CPR हैं और हमें जो है वो तकरीबन 15 दिन तक इतने पीसेज इस कीवर्ड पे देंगे तो हम इस पोजीशन पे पहुंचेंगे। जब आपने एक पहले प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज बताई और उसके बाद आपने वो उसको इम्प्लीमेंट भी करके दी, तो वो यानी कि ये देखते हैं कि यार यानी कि इस बंदे के अंदर एबिलिटी है, ही नोज हाउ Amazon एल्गो वर्क्स, इसको पता है कि उसको जो है वो किस तरीके से ट्रेन करना है, इसको पता है कीवर्ड की को निकालना कैसे है, कीवर्ड को आपने डिस्क्रिप्शन और इन सब चीजों में डालना कैसे, आपने कीवर्ड को रैंक कैसे करना। तो वो इन चीजों को देखते हुए आपको इक्विटीज भी ऑफर करते हैं। तो इस वजह से मैं यानी कि VA के अंदर आपको ये कहूंगा कि आपने इन चीज़ों का रिस्क नहीं लेना है कि जो है वो मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में खुद लिखने की कोशिश कर लूँ, मैं इमेजेस खुद बनाने की कोशिश कर लूँ कि ये पैसे मुझे मिल जाए। अगर जो है वो आप उसको चार्ज कर सको अपने क्लाइंट को, तो ये तो सबसे अच्छी बात है ना। कभी अगर वो आपको एक फिक्स सैलरी दे रहा है, $300 $400, अगर वो आपको एक फिक्स सैलरी दे रहा है और आप जो है वो कहते हो कि यार वो मेरा क्लाइंट खराब ना हो, लेकिन अगर आप नॉर्मली अपने क्लाइंट्स के साथ बड़े सिंसियर होके चलते हो ना, आप उसको कहते हो कि भाई आई एम नॉट गुड इन फोटोशॉप, आई एम नॉट गुड इन क्रिएटिंग इमेजेस, तो आपको जो है वो ये चार्जेस देने होंगे, हम किसी प्रोफेशनल से ये काम करवाएंगे, तो अक्सर मान जाते हैं। तो इस वजह से कोशिश करें कि जिन चीज़ों के अंदर खुद एक्सपर्ट नहीं है उनको एक अच्छी सर्विस लेकर दें। और क्या कहते हैं, आप उनकी बाकी चीजों को तो संभाल रहे हैं ना, आप उनको बता रहे हैं कि भाई कीवर्ड आप अमेज़न के हवाले से तो आप एक्सपर्ट हो ना, तो अब जरूरी नहीं है कि आप इमेजेस के हवाले से भी हो, आप डिस्क्रिप्शन, कंटेंट राइटिंग और इन सब चीजों के हवाले से भी हो। तो इस वजह से आपने अपना 100% देना है और जितनी चीजें आउटसोर्स हो सकती हैं वो आपने क्लाइंट को ही कह के करवानी है। तो इस चीज में वो अक्सर जो है वो मैंने यानी कि जो नॉर्मली लड़कों को काम करते हुए देखा है, तो वो इसमें हिचकिचाते हैं कि भाई क्लाइंट जो है वो ये ना कहे कि भाई इसको काम नहीं आता। तो भाई जब आप क्लाइंट के साथ वो नहीं होगे, ऑनेस्ट नहीं होगे, आप उसको जो है वो ऑनेस्टली सारा कुछ नहीं बताओगे, सिंपली क्या होगा, वो सिंपली ये कहेगा कि अच्छा जी तुम जो है वो मेरे चार्जेस बढ़ा रहे हो या तुम मेरा जो है वो बजट बढ़ा रहे हो। और बजट तो ऑलरेडी आपने उसको पहले ही बता देना ना, तो वो सिंपली ये होगा कहेगा कि अच्छा जी क्विट कर दो, आप अगला क्लाइंट ढूंढ लो। कोई क्लाइंट इस वक्त जो है वो कम है, अपवर्क के ऊपर कम है, फ्रीलांसर के ऊपर कम है, वो कितने जो है वो प्रोफाइल्स वो आपके पास मार्केट प्लेसेस हैं, आपके पास ग्रुप के अंदर कितने क्लाइंट्स हैं जो कि अच्छे रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो दिमाग से ये काम करते हुए, यानी कि ये VA की सर्विसेज देते हुए या आप कोई भी जो है वो काम कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के अंदर दो चीजों को ले आओ। एक, अपने दिमाग से डर को निकाल दो कि भाई अपने आप डर रहे हो कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, या मैं क्लाइंट को ये कहूंगा तो वो चला ही ना जाए, चला जाए तो चला जाए। भाई आप तो ऑनेस्टली उसको बताओ ना कि भाई ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप जो है वो एक तो अपने दिमाग से डर को निकाल दो, दूसरा अपने दिमाग में लालच को मत आने दो। लालच जो है वो इस वक्त हमारे इस वक्त क्या लें कि पाकिस्तान फेस को बहुत ज्यादा ऑनलाइन के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। बहुत यानी कि जो है वो इस तरह की बातें सुनने में आई कि यानी कि लालच की, अक्सर आपने ग्रुप्स में ये बातें सुनी है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद के नहीं भाई जो है वो काम ज्यादा है तो आप ऐसे करो, तो आप ऐसे करो। तो उसकी मिसालें भी दी जाती हैं कि फिलिपाइंस जो हैं वो नॉर्मली साल साल 2-2 साल वो क्या काम कर रहे होते हैं जी, $4 पर आवर पे काम कर रहे हैं, $3 पर आवर पे काम कर रहे हैं, और वो 2-2 4-4 साल 5-5 साल नहीं वो यानी कि अपने एम्प्लॉयर को कहते हैं कि जी मेरा इंक्रीज करो। हाँ, नॉर्मली ये होता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट के साथ इतनी इफेक्टिव होती है और आपकी जो है वो डेडिकेशन वो देखता है और आपका रिजल्ट्स देखता है, तो वो खुद ही आपको अक्सर ऑफर कर देते हैं। तो आप उसकी उस चीज के अंदर रहो। मैं भी यानी कि जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर लोगों से, लड़कों से काम करता हूँ।
तो वो नॉर्मली मैं जब उनको कोई काम कहता हूँ ना कि भाई ये वाला काम करना है, तो वो मुझे आगे से कहते सर हाँ जी पैसे कितने देंगे। वो सिंपली यानी कि उनका सबसे पहला फोकस यही होता है कि बताओ जी पैसे कितने मिलेंगे। वो किसी ने जो है वो आज तक मुझे ये नहीं बोला है कि सर मैं इसको जो है, मिले हैं ऐसा नहीं है, सॉरी ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिले हैं, मिले हैं इस तरह के भी जो है वो लड़के मिले हैं जो कि पैसों से ज्यादा काम को देख रहे होते हैं कि काम जो है वो बड़ा किसी को जिसको कहते हैं ना सेटिस्फाइड करना, या किसी को सेटिस्फाई करना कि हाँ यार मैंने जो है वो सिर्फ सर्विस एक अच्छी प्रोवाइड करनी है और उसके बाद मुझे इस बंदे से बिजनेस मिलेगा मिले, लेकिन तादाद लिमिट है। तो अगर आप वो देखें कि जी एक बंदा जो पाकिस्तानी था और वो एक अमेरिकन के साथ काम कर रहा था, तो उसने जो है वो उसको मुख्तलिफ तरीकों से टीज किया और उसने उसको कहा कि कभी ये जी ये काम नहीं हो सकता, तो कभी वो काम नहीं हो सकता, तो काम के अंदर डिलेज और उसके बाद वो पैसे इंक्रीज और जी इसके अंदर ये जो है वो इतने पैसे दो तो इतने पैसे दो। तो वो असल में वो अकेला बंदा वो सिर्फ एक अमेरिकन को खराब नहीं कर रहा होता, वो असल में फिर वो अमेरिकन या वो जो भी बाहर का बंदा जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो ये सोचता है कि भाई पूरा पाकिस्तान ही जो है वो उसका हाल यही है। तो वो जैसे अक्सर जो है वो हमारे पास समटाइम कुछ कंपनी आती होती थी जो कि कहती थी कि वो जी हम इंडिया की एक कंपनी ने उनके लिए कोई मसला खराब किया तो उनके लिए इंडिया की पूरी कंपनीज ही फारिग हो गई। वो कहती हैं कि जी पूरी कंपनीज ही इंडिया जो है वो वहां से हमें नहीं इतना मजा आता काम करने का, ये है तो वो है। तो इस वजह से आप जिस वक्त किसी बाहर के रिसोर्स के साथ काम कर रहे होते हो तो सिर्फ एक चीज अपने माइंड में ये रख लो कि आप सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहे हो, आप यानी कि आप पूरा पाकिस्तान का फेस शायद उस बंदे को दे रहे हो, खासकर अगर आप किसी गोरे के साथ काम कर रहे हो। तो वो क्या कहते हैं, आपको सिर्फ अपना एंड नहीं बचाना होता कि भाई मेरा जो है वो फेस अच्छा हो, बल्कि पाकिस्तान का फेस भी जो है वो आपको उस गोरे के सामने, ताकि इन फ्यूचर अगर वो कहे कि अच्छा यार मुझे जो है वो ये चाहिए, और यार मैंने वो पाकिस्तान से एक हायर किया था बड़ा मजा आया यार उस बंदे के साथ काम करके, सर्विसेज ऑन टॉप और क्या कहते हैं नॉलेज ऑन टॉप एंड, और उसके बाद जो है वो पैसों के मामले में भी वो इतना तंग नहीं उसने किया, ये है तो आप अपने काम से अपने एम्प्लॉयर को मनाओ, ना कि आप जो है वो हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद जी मेरे इतने पैसे बढ़ा दो, तुम मेरे इतने पैसे बढ़ा दो। वो ऑब्वियस सी बात है, एक दो दफा अगर उसको नजर आएगा कि अच्छा यार ये काम अच्छा कर रहा है ठीक कर रहा है तो ठीक है यार बढ़ा दो, ठीक है बढ़ा दो, तीसरी दफा कहेगा यार क्या कहते हैं कोई और देख लो, क्या कोई और मिल नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे हम आगे जी डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे हमारी जो होती है वो प्रोडक्ट, अच्छा मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, वाइटल इन्फो के अंदर जिस वक्त हम थे तो यहाँ पे जो हमने टाइटल डाला था, यहाँ पे ये टाइटल वर्ड्स की लिमिट होती है, आई थिंक को 50 वर्ड्स, 200 वर्ड्स की जो है ना वो यहाँ पे लिमिट होती है कि हमने 200 वर्ड्स करेक्टर्स 200 करेक्टर्स जो है ना वो उससे ज्यादा हमने जो है वो उससे ज्यादा हम टाइटल डाल नहीं सकते हैं। तो आपने जो अपनी पूरी की पूरी ऑप्टिमाइजेशन है, अब इसके अंदर जो है वो लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि जी 200 वर्ड्स के अंदर अंदर पूरे का पूरा टाइटल कंप्लीट करना है, तो वो क्या करते हैं वो हर वर्ड यानी कि कोई लाइन बन नहीं रही होती, कोई जो है वो उसकी राइमिंग नहीं पूरी वर्ड की बन रही होती, और वो कीवर्ड पे कीवर्ड जो है ना वो बीच में ठोक ठोक के वो पता ही नहीं चलता कि जी अच्छा जी एक प्रोडक्ट है, उसका वहां पे लिखा हुआ है कि जी किड्स ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट, फाइबर ब्लैंकेट, थ्रो ब्लैंकेट, वो क्या करते हैं वो पूरा टारगेट ही होता है कि भाई हम कीवर्ड पे कीवर्ड ही पूरे के पूरे उसमें डाल दें टाइटल के अंदर। तो इसको भी आपने ख्याल रखना है कि भाई आपके कीवर्ड्स भी वहां पे शो हों, और साथ साथ आपके जो है वो वहां पे साथ में जो है वो आपकी जो यानी कि आप टाइटल पूरा बना रहे हो उसकी पूरी एक राइमिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट होती है, अब मुझे याद नहीं है, आई थिंक 1000 करेक्टर्स की होती है। हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर भी खास किस्म की लिमिट आती है, और हाँ जो बुलेट पॉइंट्स जहाँ पे हमने डालने होते हैं ये आ रहे हैं की फीचर्स, की प्रोडक्ट फीचर्स, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो एक खास किस्म की लिमिट होती है, लेकिन ये लिमिट थोड़ी सी ज्यादा होती है, एक टाइटल से मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादा होती है।
लेकिन इसने थोड़े डाले हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप पहला कीवर्ड डालेंगे, यहाँ पे आप दूसरा की सॉरी फीचर डालेंगे, यहाँ पे तीसरा। अब यहाँ पे ये जो आप फीचर्स डाल रहे हैं, इनके लिए जो की प्रोडक्ट फीचर्स हैं, ये आपके यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में शो होंगे। हेयर ये देखें जी, इसने भी ज्यादा ही डाली हुई है, ये तकरीबन 3 लाइंस बन जाती हैं, ये भी तकरीबन 2.5 लाइंस बन जाती हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये जो आपके फीचर्स होते हैं, ये आपने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स ये आपने यहाँ पे डालने होते हैं। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने, ये जो आपके पास नीचे शो हो रही है, जो कि आई थिंक इसकी नहीं थी हो रही, अच्छा ये आ रही है, ये इसका ABC कंटेंट है। ये जो सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसके अंदर जो है हम नॉर्मली पहली कोशिश जो होती है वो हमारी ये होती है कि नॉर्मली हमारे कीवर्ड्स वो फीचर्स और टाइटल्स के अंदर नॉर्मली कवर हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपने जो है वो प्रोडक्ट के यानी कि यूजेज बताने होते हैं कि भाई इसके क्या होम यूजेज हैं, और क्या कहते हैं क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और ये वो सारी चीज़ें जो है वो आपने नॉर्मली, और अगर आप उसके अंदर कुछ वो भी कवर कर सकें, यानी इन्हीं सब चीज़ों के अंदर ही आपने कीवर्ड्स को भी कवर करना होता है कि भाई आप ये जो प्रोडक्ट है आप उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इन मौक़ों के गिफ्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इन टाइम्स का जो है वो भी सारी चीज़ें आप इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मेंशन करेंगे। अच्छा जी, फिर ये आ जाते हैं जी, अच्छा लीगल डिस्क्लेमर, ये भी आपकी जो है वो प्रोडक्ट के उसी के अंदर ही शो हो रहा होता है। जो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है ना, ये आपकी डिस्क्रिप्शन के ही ऊपर शो हो रहा होता है, जिसके अंदर अगर आपकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह की है, वैसे नॉर्मली देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह की है जिसमें आप कोई भी यानी कि कोई लीगल उसके अंदर आप उसे क्या कहते हैं कैजुअल कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो इनके लिए नहीं है, इसको यानी बाद प्रोडक्ट्स के अंदर लिमिटेशंस हो सकती हैं ना, कि भाई ये 18 साल से ज़्यादा के ना खरीदें, कम के ना खरीदें, या किसी और किस्म की कि भाई अगर कोई बैटरी की या किसी और किस्म की कोई प्रोडक्ट है तो इसको इस चीज़ से दूर रखें, हीट से दूर रखें, या कुछ कुछ भी जो है वो अगर इस तरह का, ये नॉर्मली जो है वो यूज़ जो होता है यानी कि लीगल वर्क के लिए, कि भाई आपने अपनी प्रोडक्ट के कैजुअल्स जो हैं वो पहले ही बताए हुए हैं कि अगर इन फ्यूचर किसी का आपकी प्रोडक्ट की वजह से कोई लॉस होता है तो आप उनको कहते हैं कि जी हमने तो पहले ही आपको बताया था, यानी कि ये जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर आपने ये एहतियाती तदाबीर, आप एक अलहदा एक अच्छा वर्ड जो है वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, ये है जी, ये भी नॉर्मली जो है वो उन वर्ड्स के उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनके अंदर किसी ना किसी किस्म की कोई वार्निंग्स हों, तो ये भी उसी के लिए ही इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स जो हैं ये हमारे हैं जी जनाब अली, हमारी कीवर्ड सभी उस बात को जानते हैं कि कीवर्ड कहा जाता है कोई भी टाइप होने वाला वर्ड जो जिसके जरिए लोग अमेजोन के ऊपर, गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर कोई चीज जिस वर्ड से ढूंढते हैं उसको कीवर्ड कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो ये सर्च टर्म्स हमारे पास आ रही होती हैं जहाँ पे हमने कीवर्ड्स डालने होते हैं, और सर्च टर्म्स जो होती हैं वो भी, उनको भी आप कीवर्ड्स ही कह सकते हैं, इनके सर्च करने वाली जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं सर्च करने के लिए, जो अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि भाई मेरी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए ये टर्म्स इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि ब्लैंकेट है तो भी मैं उसको कहता हूँ कि जी बेबी ब्लैंकेट इस्तेमाल हो सकती है, फिर मैं उसको यहाँ पे कहता हूँ कि जी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है आई थिंक किड्स,
अच्छा जी, अब इसके अंदर वो जो है ये इन्होंने यहीं पर ही उसकी वो बता दी हुई हैं कि वो वर्ड्स जो कि आपकी प्रोडक्ट के ढूंढने यानी कि फाइंड करने के लिए, यानी कि जिन सर्च रिजल्ट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट रिलेट करती है जिन वर्ड से, वो आपने यहाँ पे डालने हैं आप, यानी कि और रिपीट नहीं होना चाहिए वर्ड। तो इस वजह से हम यहाँ पे यानी कि कहेंगे जी बेबी, किड्स, ब्लैंकेट, इस तरह करके जो है वो हम यहाँ पे इसके कुछ सर्च टर्म्स डालेंगे कि भाई किन वर्ड्स के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले ये भी अक्सर जो है वो प्रोडक्ट के अंदर शो होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर ये नहीं शो इस्तेमाल होते, इंटेंडेड यूज, यानी कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगी। अगर ये किचन की प्रोडक्ट होती है तो हम ऑब्वियस सी बात है इसको किचन में डालेंगे। अगर ये आपको यानी कि समझ ही नहीं आती है कि भाई ये किस चीज़ के लिए है, तो जो मुझे यहाँ पे ब्लैंकेट समझ में आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ या तो मैं इंडोर कह सकता हूँ उसको, या मैं इसको यहाँ पे होम कह सकता हूँ। उसके अलावा तो मुझे कोई भी चीज़ जो है वो ब्लैंकेट के लिए समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी आइटम, क्योंकि आउटडोर में भी ये हो सकती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ब्लैंकेट का इनडोर में ज़्यादा काम होता है, यानी कि लेटने के लिए और वो जो बच्चों के ऊपर डाला जाता है। तो इस वजह से या आप यहाँ पे होम कर लेंगे भाई जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल होनी है। फिर हम दूसरी वो चीज़ हमसे पूछता है कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बच्चों से रिलेट करती है, टीन एज से करती है, बॉयज से करती है, गर्ल से करती है। और यहाँ पे आपको, अच्छा आप यहाँ पे देखें आपको नजर आता है ना कभी दो तीन चीजें हैं जो कि आप जहाँ पे ये प्रोडक्ट आपकी इस्तेमाल हो सकती है, तो आप इसको यहाँ पे ऐड करके मुख्तलिफ भी डाल सकते हैं। कभी क्या कहते हैं इंडोर में भी इस्तेमाल होती है, होम में भी इस्तेमाल होती है, और अगर आपको लगता है कि जी आउटडोर में भी है तो आप इसको यहाँ पे आउटडोर में भी यूज कर सकते हो। और आप अगर इंडोर आउटडोर दोनों है तो आप बेशक यहीं पे दोनों कर दो। अच्छा जी, टारगेट ऑडियंस जो है वो आपको नजर आता है कि भाई मेरी टारगेट ऑडियंस टॉडलर्स भी हैं, खाली यहाँ पे टॉडलर्स आ रहा होगा, खाली टॉडलर्स हैं, यानी उसमें मेंस एंड वुमेन्स यानी कि बच्चे बच्चियां दोनों हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ बच्चियों से है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों से है, तो फिर आपने बॉयज़ या गर्ल्स में से कर लेनी है सिलेक्ट। अगर दोनों है तो आप ये यूनिसेक्स भी यूज़ कर सकते हो, आप खाली टॉडलर्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद आप आते हो कि भाई ये बेबीज़ की भी है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन्स के अंदर आपको और नज़र आते हैं, ये भी आप यानी कि दोनों जो है मेल फीमेल के लिए टॉडलर्स जो हैं उनके लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पर अगर प्रोडक्ट आपकी सिर्फ बेबीज़ के लिए है तो ये आपने चिल्ड्रन भी सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपने इसकी टारगेट ऑडियंस बता देनी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आपके एट्रीब्यूट्स आ गए हैं कि भाई आपके जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कोई यानी कि अटैचमेंट्स हैं, कोई आपकी प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो कोई चीज़ जो है वो अटैच होती हो, तो वो इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसलिए इसको जो है वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा जी, सब्जेक्ट मैटर्स के अगर आपकी प्रोडक्ट सर्दियों की है, गर्मियों की है, किसी खास इवेंट की है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये फिर कीवर्ड्स की स्टोरी आ गई है। अब यहाँ पर आपने कीवर्ड्स डालना शुरू करने हैं। आपने अपने मेन कीवर्ड से स्टार्ट करना है, सेकेंडरी कीवर्ड्स की तरफ जाना है, सेकेंडरी कीवर्ड्स के बाद आपने अपने उन कीवर्ड्स की तरफ जाना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाना है। और क्या कहते हैं यहाँ पे आपका रिपीट हो सकता है, जैसे कि मैं कहता हूँ जी बेबी माइलस्टोन, ओ सॉरी, बेबी ब्लैंकेट, फिर मैं कहता हूँ बेबी किड्स ब्लैंकेट, और इस तरीके से जो भी मुझे जो है वो इसके और भी कीवर्ड्स जो आते हैं। और फिर जब वो इसमें चूंकि लिमिट होती है, अब वो करेक्टर्स मैंने कभी काउंट नहीं किए हैं, लेकिन वो जहाँ पे जाके आपकी राइटिंग बंद हो जाए, आप इसको नेक्स्ट करो, एक और ऐड करो और नीचे अगले कीवर्ड्स डालना शुरू करो। और दो कीवर्ड्स के दरमियान कोमा जो है वो आपने कोमा से सेपरेट करने हैं दोनों कीवर्ड्स। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपके प्लैटिनम कीवर्ड्स आ जाते हैं। ये भी, हाँ ये देखिए जी 50 करेक्टर्स की जो है वो मैक्सिमम लिमिट है इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो इसमें भी आप कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हो अगर आपको कुछ यानी कि नजर आता है। ये वैसे तो उन्होंने लिखा ही हुआ है कि मर्चेंट्स यूज के लिए
मर्चेंट की के सर्च के लिए, यानी कि मर्चेंट का मतलब ये है जो सेलर है, यानी कि जो बेच रहा है, ये उसके जो है वो इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पे भी आप जो है वो अपने कीवर्ड्स डाल सकते हो, लेकिन जो आपने जो आपका असल काम है वो आपका ये सर्च टर्म्स के साथ है और साथ में आपका ये स्टाइल कीवर्ड्स के साथ है। यहाँ इन दो चीज़ों के ऊपर आपने जो है वो काफ़ी तवज्जो देनी है। अच्छा जी, इसके बाद ये इसके बाकी के एट्रीब्यूट्स आ गए। यहाँ पर एक और चीज़ होनी चाहिए थी, आई थिंक वो ऑफर्स के अंदर आएगी ये। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी। ये शिपिंग टेम्पलेट जो था वो हम इस वक्त कोई भी शिपिंग टेम्पलेट नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने कोई बनाया ही नहीं हुआ। यहाँ पे आके हम एक वो जो एक बंदे ने बात की है SKU की, तो ये यहाँ पे जो है ना ये सेलर SKU आता है। सेलर SKU का मतलब ये है यानी कि वैसे तो SKU मीन इज यस यू आर राइट, स्टॉक कीप यूनिट। यानी कि उसका मतलब ये है स्टॉक कीप यूनिट। और लेकिन यहाँ पे ये जो सेलर SKU है, सेलर SKU जो है ये सिर्फ यानी सेलर की आईडी आप इसको कह सकते हो कि भाई आपने जो है वो 30 40 50 60 जो है वो प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं, तो आप यानी कि ये आईडी जो है ये सिर्फ आपके सेलर सेंटर तक महदूद है। और यानी कि ये आईडी आपके सेलर सेंटर से बाहर कोई रिपीट भी कर रहा हो तो वो कर सकता है क्योंकि वो उसके सेलर सेंटर तक महदूद है। यानी कि ये आपकी तरफ से एक प्रोडक्ट को दी गई आईडी है जिसके अंदर हम इसको कह देते हैं जी बेबी ब्लैंकेट। हम यहाँ पे इसको ये आईडी दे देते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर जो है वो यहाँ पे हम जो है वो सेल प्राइस लिखेंगे अगर हम कोई सेल अपनी प्रोडक्ट के ऊपर देना चाहते हैं। अच्छा, प्राइस के अंदर जो है वो हम थोड़ी सी एक साइंस इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं साइजेस देने की, प्राइस देने की। हमारे पास प्राइसेस की 3 ऑप्शंस होती हैं। एक होती है योर प्राइस, कि जिस प्राइस के ऊपर आपने सेल करना है। अच्छा, एक होती है आपकी सेल प्राइस। सेल प्राइस का मतलब ये होता है कि भाई आप जैसे आपने वो शॉप्स वगैरह और इन सब जगहों के ऊपर जो है वो देखा होगा कि सेल्स लगी होती हैं, 2 दिन की सेल, 5 दिन की सेल, इतने % ऑफ, और ये सब चीजें की जो एक सेल लगी होती है, ये असल में वो वाली सेल प्राइस है कि भाई आप कहते हो कि भाई 1 हफ्ते के लिए मैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर 10% की सेल्स देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप वो सेल प्राइस 10% जो ऑफ बनता है, जो भी प्राइस बनेगी, यहाँ पे आपने वो प्राइस डाल दी और यहाँ पे आपने वो सेल्स का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम डाल दिया। और एक होती है यहाँ पर ही आ रही होगी ये मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस। मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस ये होती है कि आपको यानी कि एक, अगर आप अक्सर को तो नहीं अंदाजा होगा इस चीज का, एक जो है ना एक ब्रांड की तरफ से एक प्राइस, अगर आप किसी भी कंपनी का कोई ब्रांड वगैरह सेल कर रहे हैं आपकी यानी कि शॉप के ऊपर, तो एक आपको ब्रांड की तरफ से यानी कि एक मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो है ना वो एक प्राइस आती है कि भाई आपने इस प्राइस के ऊपर सेल करना है। तो नॉर्मली जो होता है यानी कि उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर की सजेस्टेड रिटेल प्राइस। मैन्युफैक्चर कहता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो यानी कि वो तो आपको मिसाल के तौर पे $5 की ही दे रहा है, और जो है वो आपको कहता है कि भाई हमारी सजेस्टेड सेल प्राइस जो है वो $20 है, या वो कहते हैं कि भाई हमारी सजेस्टेड प्राइस जो है वो $25 है। आप $25 के ऊपर भी जो है वो इसको बेच सकते हो, और बाज जो है वो $25 के ऊपर बेच रहे हैं, ये उनकी एक सजेशन होती है आपको कि आप इसी के ऊपर बेचें। अब चूंकि ये प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल के अंदर जो है वो ब्रांड भी हमारा अपना है, प्रोडक्ट भी हमारी अपनी है, सारा कुछ हमारा अपना है, तो वो हमारे अपने ही इख्तियार में होता है। तो इस वजह से हम अब जो है वो नॉर्मली इन प्राइजेस के अंदर हम साइंस क्या यूज करते हैं, हमें जो है वो प्रोडक्ट जो है ये प्राइसेस अमेज़न कट करके शो कर रहा होता है। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली ये करते हैं कि भाई हम अपनी कैटेगरी के अंदर किसी भी टॉप के सेलर को देखते हैं कि भाई टॉप का सेलर किस, अब हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ किड्स ब्लैंकेट, हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, हम इस वक्त टॉप का किसी सेलर को देखते हैं कि भाई टॉप का सेलर इस वक्त क्या सेल कर रहा है।
ये 26.50 सेल कर रहा है, ये 34.99 सेल कर रहा है, और ये 21.99 सेल कर रहा है। अच्छा जी, अब मैं अब इसकी कोई रिसर्च करने तो नहीं बैठा हूँ कि मैं वो देखूँ मुझे क्या होनी चाहिए, यानी कि मुझे एक एवरेज नज़र आ रही है 34, 32 और 26 भी है, उसमें 28 भी है, तो ये एक मुझे एवरेज नज़र आ रही है। मैं अब इसमें क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर की सजेस्टेड प्राइस जो होती है वो मैंने क्या करनी होती है कि टॉप के जो लोग सेल कर रहे हैं मैं उनसे भी तकरीबन कोई $2-3 $4 मैं थोड़ी सी बढ़ा के लिख देता हूँ। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 35.99, वहां पे 34 में सेल हो रही थी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरी यानी कि जिस प्राइस के ऊपर मैंने सेल करना है वो जो है वो मैं अपनी सोच लेता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो बिकने वाली है $26 के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर टॉप कंपेटिटर इस वक्त बेच रहा था 32 का, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे $32 जो है वो अपनी योर प्राइस में डाल देता हूँ कि अगर मेरा सेल का टाइम खत्म भी हो जाएगा या मेरी जो है वो ओरिजिनल प्राइस शो भी होने लग जाएगी, तो तब भी मैं कंपेटिटर के बराबर हूँ। अब कंपेटिटर जो है वो 2000 रिव्यूज 4000 रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है वो अच्छा सेल कर सकता है, लेकिन हम तो ऑब्वियसली बात है कि भाई अभी उस प्राइस के ऊपर नहीं सेल कर सकते। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने टॉप कंपेटिटर की प्राइस को जो है वो हम अपने योर प्राइस के अंदर डाल देते हैं, और मैन्युफैक्चर की प्राइस हम ज्यादा डालते हैं, $2 $4 $5 आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हैं कि आप वो ज्यादा आपने वहां पर डालनी है। और जहां पर आपने अपनी सेल प्राइस के अंदर आपने अपनी एक्चुअल प्राइस यानी कि जिसके ऊपर आपने सेल करना है, तो मैं उसको यहाँ पे कहता हूँ कि जी मैंने $30 का इसको सेल करना है। तो और यहाँ पे और ये जो आपने यहाँ पे डेट देनी होती है, ये कोशिश करें कि कोई 1-2 हफ्तों से ज्यादा ना दें आप, और वो जैसे ही आपकी सेल एंड होने वाली हो आप उसको जो है वो आप चेंज कर लें, यानी दोबारा प्राइस को अपडेट कर लें। मैं यहाँ पे इसको तकरीबन 2 हफ्ते की सेल दे देता हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो आपको यानी कि थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। इससे ये होता है कि जिस वक्त आपकी प्राइजेस से आपने ज्यादा खेलना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी प्राइस जो है वो इमेच्योर हो जाती है अमेजोन की नज़र में, या उसका एल्गो जो है वो ये देखता है कि भाई ये बहुत ज्यादा जंप्स मार रहा है, कभी पहले $36 की बेच रहा था तो फिर ये एकदम $32 पे आ गया, तो इस वजह से हम ये जो योर प्राइस का टैग है हम इसको ज्यादा नहीं छेड़ते हैं। हमने इसको जो है वो ज्यादातर कोशिश करनी होती है कि कांस्टेंट ही रखें, ताकि जो है वो एल्गो को ये पता हो प्राइस कांस्टेंट है, ये सेल्स दे रहा है, यानी कि ये जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। और उसके अंदर एक ये भी होता है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर आप कोई मुझे ऐसी लिस्टिंग अगर नजर आए तो मैं दिखा सकूंगा आपको कि वो कट करके आपकी जो है ना सेल प्राइस लगा देता है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये इसने जो है ये जो $46 डाली हुई है ये इसने मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस डाली हुई है, और इसने एक वो अगर हम इस पे क्लिक करें तो असल में अगर ये मैन्युफैक्चर हुई तो ये डबल कट रही होगी। नहीं, ये मैन्युफैक्चर नहीं डली हुई, ये योर प्राइस लिस्ट प्राइस वही होती है, मैन्युफैक्चर की प्राइस ही होती है। तो मैन्युफैक्चर की प्राइस इसने ये डाली हुई है, और डील इसने इसने ये सेल प्राइस के अंदर ये डाला हुआ है। अब इसने दरमियान में अगर आपने मैन्युफैक्चर सजेस्टेड प्राइस डाली होगी तो फिर ये आपकी योर प्राइस वो नहीं शो करता, सम टाइम शो कर रहा होता है कि यहाँ पे ऊपर आ रहा होता है लिस्ट प्राइस, इस प्राइस में मैन्युफैक्चर की प्राइस आ रही होती है, उससे नीचे एक प्राइस आ रही होती है जिसके अंदर वो बता रहा होता है कि यानी कि इस लिस्टिंग की एक्चुअल प्राइस ये है, और फिर वो नीचे बताता है कि जी डील जो है वो इस वक्त आपकी यानी कि डील कह लें या आप इसकी सेल प्राइस कह लें वो इस वक्त यहाँ पर ये आ रही है। वो आपने यहाँ पे डाल के उसकी वहाँ पर ड्यूरेशन डालनी होती है, और वो जैसे ही आपका सेल पीरियड यहाँ पे खत्म होगा तो ये आपकी सेल प्राइस की जगह पे आपकी ये योर प्राइस शो होने लग जाएगी। यानी आप इस वक्त अगर ये डिस्काउंट 20-30% बन रहा है, 31% बन रहा है, तो जो इसने योर प्राइस डाली होगी वो जब वहां पे शो होगी, अगर उसका और मैन्युफैक्चर का डिफरेंस जो है वो 10% का हुआ तो यहाँ पे डिस्काउंट 10% हो जाएगा और वहां यहाँ पे वो वाली प्राइस शो होने लग जाएगी। अच्छा जी, इससे जो है वो हम आगे जाते हैं।
अच्छा जी, मेरे ख्याल से आई थिंक मोर डिटेल्स यहाँ पे वो हमने शिपिंग वेट डालना होता है, और जो हमारी प्रोडक्ट का की डायमेंशंस होती हैं, वॉल्यूम डायमेंशंस जो होती हैं, यहाँ हमने वो देनी होती हैं। और ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हैं, वो आप उससे जो है अपने सप्लायर से ले सकते हैं। यहाँ पे ये लॉन्च एंड रिलीज डेट, अगर यानी कि आपने प्रोडक्ट अगर आप खुद नहीं यहाँ पे डालेंगे तो नॉर्मली मेरे ख्याल से ये अमेजोन खुद भी डाल देता है। इसके अंदर जो है वो आपकी एक होती है लॉन्च डेट। अगर आप इन दोनों को एक भी रख लेंगे तो देयर इज़ नो इशू, कि आप कहते हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट लॉन्च होगी, मैं एक सजेस्टेड डेट दे देता हूँ कि 25 तारीख को, यानी कि मैंने कैलकुलेशन की कि भाई मेरी 1 महीने बाद जो है वो इन्वेंट्री पहुँचेगी, तो मैं उस हिसाब से जो है वो करूँगा, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे वारंटी वगैरह डालनी है आपने कि भाई आपकी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर अगर आप कोई वारंटी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो बायर्स को, तो यहाँ पे आपने उससे मुतालिक डिटेल्स डालनी है। ये फैब्रिक आपका किससे रिलेटेड है, आपका कॉटन है, फाइबर है, जो भी आपका वो होगा। और ये क्या कहते हैं, अब ज़रूरी नहीं होता कि आप क्या कहते हैं ये डालें। अगर जो है वो डाल लें तो अच्छी बात होती है, उससे ये होता है कि जिस वक्त कस्टमर जो है वो एट्रीब्यूट्स पढ़ रहा होता है तो उसको इसके मटेरियल का पता चल जाता है कि भाई ये किससे बना हुआ है। यहाँ पर जो है वो आप यानी कि ये मेड इन कहाँ का है, कहाँ से बनवाया आपने, तो अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली जो चाइना के बने होते हैं हम उसके अंदर चाइना का नाम नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ इम्पोर्टेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि भाई आप वो यानी कि कंट्री का नेम लिखें जहाँ से आपने बनवाया, तो हम नॉर्मली चाइना में नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर आपको सेलर कहता है तो आपने ऑब्वियसली डालना है। तो ये जो है वो ये मटेरियल फिर आ गया। और ये यानी कि ये सारी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन पैकेज क्वांटिटी, कि भाई अगर आपके पैकेज के अंदर कोई पैक्स हैं 1 2 3 4 5, आप ये यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपने डालनी है, यानी कि ये एसेंशियल्स में से नहीं, आप इसमें से जितनों की प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आइटम डायमेंशंस आ गई हैं। आइटम डायमेंशंस का मतलब ये है कि अंदर जो प्रोडक्ट की डायमेंशन है, और पैकेज डायमेंशन का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट का बॉक्स है उसकी डायमेंशंस के हैं। और ये जो मैं आपको ऊपर की चीज़ों का बता रहा था कि ये जो आइटम्स हैं, अगर आप ये यहाँ पे ये आइटम डायमेंशन और ये सारी चीज़ें नहीं डालते, तो जब आपका स्टॉक एफबीए में पहुँचता है तो वो आपका जब वो स्कैन करते हैं उसके अंदर फिर ये आपका साइजेस वगैरह खुद अमेजोन डाल देता है, अगर आप नहीं डालते हो तो। और उसके अंदर ये भी होता है कि अगर आपने डाल भी दी है और जिस वक्त अमेजोन ने उसका क्यूबिक स्कैन किया, उसको पता चलता है, उसको नजर आता है कि भाई ये तो क्या कहते हैं गलत डली हुई है, तो ये अपडेट भी हो जाती है। बाज़ ये होता है कि ये थोड़ा सा टाइम लेके अपडेट होती है, बाज़ होता है कि फौरन अपडेट हो जाती है। अच्छा, अब मैं इन चीज़ों का आपको बता रहा था कि ये सारी चीज़ों के अंदर आपके पास जितनों का डाटा अवेलेबल होगा, आपने सिर्फ वो डालनी है, कुछ सारी डालने की ज़रूरत नहीं है। कि भाई अगर आप कवर मटेरियल टाइप आपको पता चल जाता है, फिल मटेरियल टाइप किस चीज़ से जो है वो यानी कि प्रोडक्ट फिल हुई हुई है, तो ये अगर जो जो चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपने बस वो चीज़ें डाल देनी है, बाकियों को आप इसके अंदर स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ गया जी हमारा आगे अच्छा जी, सप्रेस्ड लिस्टिंग। सप्रेस्ड लिस्टिंग जो है वो इस वक्त मेरे पास तो कोई भी लिस्टिंग सप्रेस्ड नहीं है, तो मैं तो उसमें शो नहीं करवा पाऊंगा सप्रेस्ड लिस्टिंग, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्प्रेड लिस्टिंग का पता कैसे चलता है, और ये होती क्या क्या है और उसकी वजह क्या होती है। ये देखें यहाँ पे ये एक्टिव आ रही है इस वक्त, इसका स्टेटस यहाँ पे वो सप्रेस्ड आ रहा होता है। जब कोई लिस्टिंग सप्रेस्ड होती है तो ये जो ऊपर की साइड पे बटन्स आ रहे हैं, यहाँ पर एक बटन जो है वो एक बटन सप्रेस्ड का भी बटन आ रहा होता है। सप्रेस्ड का लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट अमेजोन की लिस्टिंग्स के ऊपर शो नहीं हो रही है। आपका जो क्या कहते हैं अमेजोन का जो सॉरी सर्च है, आप यहाँ पे जिस वक्त किसी भी कीवर्ड को सर्च करते हैं,
सारी लिस्टिंग शो होती है, ये है कि लिस्टिंग की हाइड है, यानी कि कोई ना कोई उस तरह एक ऐसा एरर है जिसकी वजह से जो आप जितनी देर तक वो एरर खत्म नहीं करेंगे या उस एरर को सही नहीं करेंगे उतनी देर तक आपकी लिस्टिंग इन सर्च रिजल्ट्स के अंदर यानी कि लाइव साइट के ऊपर शो नहीं होगी। अच्छा जी, सप्रेस्ड लिस्टिंग के एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके अंदर जो होती है एक, अगर आपने कोई टाइटल गाइडलाइन है जो कि आपने फॉलो नहीं की हुई, अब उस गाइडलाइंस के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जी आपने कोई फ्री का वर्ड नहीं यूज़ करना है, वो आप इनके उसके ऊपर भी ये सारी गाइडलाइंस आ रही होती हैं। अच्छा, आपने किसी भी अपनी जो है वो लाइफ के अंदर आपको कहीं पे भी कोई मसला आता है ना, तो आपने अपनी एक जिंदगी का असूल बना लें कि गूगल को और यूट्यूब को अपना दोस्त बना लें। आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी मसले के अंदर फंसते हो तो आप क्या कहते हैं, इसको देख सकते हैं, गूगल को देख सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर उस मसले को देख सकते हैं, आपको उनके जो है ना वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब देखें, वो गाइडलाइंस एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं थी, तो ये जो है वो अब आ गई हैं। अब कहते हैं जी टाइटल जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि 200 करेक्टर्स की लिमिट होती है, तो अब आप ये कहेंगे कि जिस वक्त हम 200 से ज्यादा करते हैं तो वो तो हमारा सेव ही नहीं करता है, हमारा टाइटल ही नहीं सेव होता है, वो वहाँ पे एरर देने लग जाता है कि भाई वहाँ पे। लेकिन इसके अंदर होता ये है कि आप अक्सर औकात बल्कि नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि जो आपकी, मैंने आपको बताया कि आपकी लिस्टिंग जो होती है वो आप उसके ऑनर नहीं रहते हो। लिस्टिंग का ऑनर जो होता है वो अमेजोन होता है। जितनी देर तक जो है वो आपने न्यू लिस्टिंग क्रिएट की होती है तो आप उसकी एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ों को आप खुद ही देख रहे होते हो। लेकिन जिस वक्त आपकी लिस्टिंग पुरानी हो जाती है, अगर कोई एक बंदा कोई हाईजैक यानी कि कोई मीटू करके अगर एक दफ़ा भी आपकी लिस्टिंग पे बैठता है, या अमेजोन आपकी लिस्टिंग के ऊपर, क्योंकि अक्सर वो वेयर हाउस के अंदर जो आपके पीस डैमेजेस हो जाते हैं जो अमेजोन रीइंबर्स कर देता है, उनको आपकी ही लिस्टिंग के ऊपर अटैच करके वो बेचता है। तो नॉर्मली जब वो पहली दफ़ा कोई भी आपकी लिस्टिंग के साथ अटैच होता है ना, तो आपके पास से नॉर्मली, यानी कि अक्सर औकात ऐसे ही हुआ है कि आपके पास एडिटिंग के जो राइट्स होते हैं ना वो आपके पास नहीं रहते हैं। आपको जब भी कोई चीज एडिट करनी होती है, कोई चेंज करनी होती है, आपको अमेजोन को ही जाके केस खोल के करना पड़ता है। अच्छा, जब आप वो केस खोल के आप उनको एक टाइटल लिख के भेजते हैं कि भाई मेरा पुराना टाइटल ये है और मैं न्यू टाइटल इससे अपडेट करना चाहता हूँ अपने इस एसिन को, तो वो अगर आपने उसके अंदर गलती अगर ये कर दी कि भाई आपने 200 कैरेक्टर्स से ज्यादा कैरेक्टर्स वहां पे डाल दिए, तो वो अमेजोन का जो भी पीछे वो सेलर सपोर्ट का बंदा बैठा होगा, उनके पास, उनका जो भी सिस्टम है उनके पास ये एरर नहीं आता है, और वो दस्ती जो उन्होंने हमने हमने उनको वो टाइटल दिया होता है वो वहां पे डालते हैं और वो वहां पे अपडेट हो जाता है। अब अगर हमारा 200 वर्ड से ज्यादा का टाइटल हमने उसको प्रोवाइड कर दिया और उसने वहां पे डाल दिया, तो हमारी यहाँ पे लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है, यानी कि वो वहां पे रिजल्ट्स में शो होना बंद हो जाती है। और वो क्या कहते हैं, हमें नॉर्मली जो होती हैं वो अक्सर रीजंस वहां पे लिखी हुई आ रही होती हैं कि किस वजह से आपकी लिस्टिंग जो है वो सप्रेस्ड हुई है। आप ये लिस्टिंग का ही पेज अभी हमने आपको दिखाया था, उसी के ऊपर ही एक टैब के अंदर लिखा आ रहा होता है कि भाई रीजन ऑफ सप्रेस्ड क्या है। यहीं पर ये अभी चूंकि कोई सप्रेस्ड है नहीं है, तो इस वजह से अगर फिर आपकी जो है वो, आपने टाइटल के अंदर फ्री शिपिंग का 100% गारंटी का इस तरह के आपने जो है वो वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, और ये यानी कि अब ये उसने आगे टाइटल्स के अंदर किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, तो ये नॉर्मली ये फ्रेजेस अक्सर जो होते हैं वो नहीं डालने होते हैं। तो ये वाले जो आपके चेंजेस होते हैं कि नॉर्मली जिस वक्त आप केस खुलवा के कोई भी अपनी एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर ये चीजें चीजें अपडेट हो जाती हैं, यानी कि वो सेलर सपोर्ट वाला जो है ना वो बंदा, वो कोई आपकी लिस्टिंग को देखने के लिए नहीं बैठा हुआ कि भाई आपने मुझे जो चेंजेस करने को भेजी हैं वो आपने बिल्कुल सही भेजी हैं। उसने सिर्फ ये देखना, अच्छा जी इन्होंने कहा जी पुराना टाइटल ये है, नया ये कर दो, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ नए वाले का कंटेंट उठाएगा, पकड़ के कॉपी करके वो कर देगा, और फिर जब वो अमेजोन का एल्गो वो क्या कहते हैं, जो भी उनका बैकएंड सिस्टम है वो देखेगा, ओह ये 200 कैरेक्टर से ऊपर हो गया, ओह इसने फ्री का वर्ड यूज किया, ओह इसने जो है वो ये वाले सिंबल्स यूज किए हैं, वो वहीं पे जो है ना लिस्टिंग को सप्रेस्ड कर देगा। तो ये चीजें जो होती हैं वो सप्रेस्ड की वजह होती हैं। दूसरा, अगर आपने इन गाइडलाइंस को नहीं देखा तो सप्रेस्ड हो सकती है। फिर जो है वो, अगर आप किसी गेटेड कैटेगरी के अंदर,
जैसे वो मैंने आपको पीछे बताया भी था कि क्या होती हैं गेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज वो वाली कैटेगरीज जिनको क्या कहते हैं, आपको अलाउ पहले अमेजोन से लेना पड़ता है और आपको उनको कहना पड़ता है कि भाई आई वांट टू सेल इन दिस कैटेगरी, और फिर अगर वो आपको अलाउ करता है या आपसे जो भी चीज़ें मांगेगा, कोई सर्टिफिकेशन मांगेगा, कोई आपसे कंपनी की डिटेल मांगेगा, फिर आपसे मैन्युफैक्चरिंग के जो है वो सारे सर्टिफिकेट्स मांगेगा, तो वो अगर आप उन सब चीज़ों पे पूरा उतरते हो, वो एक तरीका जो है वो एक जेन्युइन तरीका आपको अनगेट करवाने का जो बता रहा हूँ वो है। और अगर आपने ये यानी कि अलाउ नहीं करवाई अभी अपने अपने अकाउंट को गेटेड कैटेगरी के अंदर सेल करने के लिए, तो जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है। और क्या कहते हैं, तीसरा जो उसका वे होता है सप्रेस्ड का, उसकी वजह इमेजेस होते हैं। अगर आपने क्योंकि कुछ कैटेगरीज के अंदर मेन इमेज जो होता है वो एसेंशियल होता है। आपका फर्स्ट वन जो एक इमेज होता है जिसे मेन इमेज कहते हैं, वो जो होता है आपका एक इसेंशियल इमेज होता है, वो आपने लाजमी डालना होता है उसके अंदर। अगर आप वो चंद एक कैटेगरीज के अंदर, बल्कि चंद एक नहीं, ज्यादातर में चंद एक के अंदर ना हो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं तो बाकी तकरीबन सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके अंदर आपका अगर वो इमेज नहीं होगा तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारा अगला जो था वो पॉइंट था, अच्छा जी हाँ जी, ये भी एक बड़ी चीज है कि अगर आपकी लिस्टिंग डिलीट हो जाती है, जैसे कि वो मैंने आपको क्रिएट करने के दौरान बताया था एक चीज के एक हमारे पास सर्च का बॉक्स आ रहा होता है, अगर हमारे से हमारी जो है वो लिस्टिंग डिलीट हो जाती है, और यही यानी कि फॉर्मूला मी टू करने के लिए भी है। एक तो वो जो मैंने आपको बटन दिखाया था सेल ऑन वाला, मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ और ये मैंने आपको बताया था बाय बॉक्स के नीचे बटन आ रहा होता है हैव वन टू सेल, इस पे क्लिक करके आप मी टू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो अब यही तरीका आपकी अपनी लिस्टिंग के लिए भी है कि अगर आपने आपसे बाय मिस्टेक जो है वो आपने लिस्टिंग वहां से, अच्छा डिलीट कैसे होती है मैं वो भी चलें आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं डिलीट करूंगा नहीं, उसकी वजह यह है कि मेरी इन्वेंट्री है तो मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहा। आप यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने इसको क्लिक किया ड्रॉप डाउन को, और ड्रॉप डाउन को क्लिक करके यहाँ से मैं इसको कहता हूँ डिलीट प्रोडक्ट्स एंड लिस्टिंग। यहाँ से मेरे से बाय मिस्टेक जो है वो लिस्टिंग डिलीट हो जाती है। अच्छा जी, लिस्टिंग जिस वक्त कोई डिलीट होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के सेलर सेंटर से, यानी आपके सेलर सेंटर से डिलीट होती है, आपके सेलर सेंटर पे डिलीट होती है। वो क्या कहते हैं, कभी भी अमेजोन के कैटलॉग से डिलीट नहीं होती, वो उसके कैटलॉग के अंदर हमेशा रहती है। अच्छा जी, अब उसके कैटलॉग से वापस लिस्टिंग अपने सेलर सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम गए दोबारा न्यू प्रोडक्ट के अंदर, ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर, ये थोड़ा सा मेरा वीपीसी स्लो हो गया, ये आ गया। एड अ प्रोडक्ट के अंदर हम गए, इस एड अ प्रोडक्ट के अंदर जाके हमने, ये भी मैंने किसी का एसिन कॉपी की है और जो भी ओपन थी लिस्टिंग, यहाँ से किया और इसको किया सर्च। ये देख रहे हैं, ये जिस वक्त आपकी भी लिस्टिंग डिलीट हो जाएगी तो वो आपकी भी लिस्टिंग इसी तरीके से ही आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इस लिस्टिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, वैसे मैं इसको ऐड तो नहीं करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना, अब चूंकि उसके ऊपर एक एक्टिव सेलर बैठा हुआ है तो इस वजह से वो मेरे से ये पूछ रहा है कि आप अपनी सेल करना चाहते हो। तो जब उसके ऊपर कोई सेल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मैं उसके ऊपर जिस वक्त क्लिक करूंगा तो ये वाली लिस्टिंग जो है वो मेरे, अभी अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूंगा तो ये वाली लिस्टिंग मेरे सेलर सेंटर में आ जाएगी और वहां पे शो नहीं लग जाएगी, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफर्स चेंज कर सकता हूँ, मैं उसके अलावा लिस्टिंग को कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे आप ये देखें ना जी कि अभी इसके ऊपर तो कोई ऑफर एक से ज्यादा नहीं आ रही है। अच्छा जी,
इसका कोई एड्रेस ही नहीं डाला हुआ। हाँ, अभी इसके ऊपर सिर्फ एक ही ऑफर है, यानी कि एक ही बैठा हुआ है जिस पर एक से ज्यादा ऑफर्स होती हैं, तो वो यहाँ पर वो सेलर्स को शो करता है कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स के साथ ही वो सेलर्स उसने लिखे होते हैं कि इस वक्त इस लिस्टिंग के ऊपर इतने सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अगर तो यानी कि मैं जैसे ही इस कैटालॉग के अंदर जाके सेल योर्स करूंगा, वो लिस्टिंग मेरे उसमें आ जाएगी और मैं वहाँ पे अपनी प्राइस वहाँ पे डाल दूंगा, यानी कि ये मैंने मी टू कर दिया उस लिस्टिंग के ऊपर। और इसी तरीके से ही अपनी लिस्टिंग भी वापस आती है अगर डिलीट हो जाए तो। अगर मैंने वो किसी वजह से मेरी लिस्टिंग डिलीट हुई है, मैंने अपना एसिन डालना है, एसिन तो नॉर्मली हमारे वो ब्राउजर्स या उन सब चीज़ों के अंदर, अगर आपके पास एसिन नहीं भी होता तो आप यूपीसी से भी कर सकते हो। यूपीसी, एसिन और काफ़ी, यानी कि इसके अंदर 2-3 ऑप्शन होती हैं। ईएएन तो हम नॉर्मली, ये भी एक प्रोडक्ट की आईडी होती है, वो हम नॉर्मली नहीं यूज़ करते। हम या तो यूपीसी जो कि हमारी प्रोडक्ट का कोड होता है, या एसिन जो उसका अमेजोन का कोड होगा। हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ को यूज़ करके उसको सर्च करेंगे, अमेजोन अपने कैटलॉग से प्रोडक्ट निकाल के ले आएगा कि भाई ये प्रोडक्ट है, और हम उसको कहेंगे हाँ जी जी मैं अपनी सेल करूंगा, और वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे उसमें आ जाती है, हमारे सेलर सेंटर के अंदर वापस आ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद है जी, हाँ जी, मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ कह लें कि इमेज बता दिया है कि इमेज की इम्पोर्टेंस क्या है। और सॉरी, आपकी स्क्रीन रुक गई है। जी, इमेजेस की आपको इम्पोर्टेंस बताइए कि जिस आपने कोशिश करना है कि आपके इमेज जो है वो आप, क्योंकि थोड़े लोगों के साथ compete नहीं कर रहे हो, आपकी जो है ना, आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा यानी कि ब्रॉड ऑडियंस के साथ है। तो अगर मैं मिसाल, यानी कि यही जो, अगर किड्स ब्लैंकेट की ही मिसाल ले लेते हैं, तो ये देखें जी, 80,000 लिस्टिंग्स, यानी कि जो लोग ब्लैंकेट बेच रहे हैं बच्चों का, 80,000 लोग बेच रहे हैं। और ये सिर्फ अभी एक कीवर्ड के ऊपर है। अक्सर इसके कुछ दूसरे कीवर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि उसके ऊपर जो बैठे हुए सेलर्स हैं वो यहाँ पे इंडेक्स ही ना हो। तो अब आप ये देख लें कि जी, बिकने टॉप 20 या 30 के ही हैं, इससे ज्यादा कि अगर ये बहुत बड़ा कीवर्ड हुआ तो 20-30 तक बिकेंगे, नहीं तो नॉर्मली टॉप 10 टॉप 15 तक, अगर कोई छोटे कीवर्ड्स हों तो टॉप 15 तक ही बिकते हैं। तो अब आप ये देख लें कि भाई, आप जिस वक्त लिस्ट करेंगे ना, तो आप 80,000 नंबर पे बिकेंगे। आपने की गिवअवेज किए, और आपने जो है वो अपने कीवर्ड रैंक के जो भी तरीकाकार होते हैं, आपने उन सबको अप्लाई किया, और आप अपनी लिस्टिंग को जो है ना वो उठा के टॉप 10 के अंदर ले आए। टॉप 10 के अंदर लाने का मतलब यह है कि भाई मैं चाहता हूँ मेरी लिस्टिंग के जो है वो ऑर्गेनिक ऑर्डर स्टार्ट हो जाए। आपने पहले तो सारा ब्लीडिंग के थ्रू, यानी कि एक बूम क्रिएट किया अपनी लिस्टिंग के हवाले से। हमारे अपनी, मैंने जो है वो एक लिस्टिंग के हवाले से देखा कि जी, यानी कि एक आर्टिफिशियल बूम आपने अमेजोन के ऊपर पैदा किया। आपने अपने बायर्स के जरिए, फेक बायर्स तो नहीं, अब उनको कहा जाएगा, होते तो वो ओरिजिनल बायर्स हैं, लेकिन वो चूंकि फ्री ले रहे होते हैं, वो रिफंड्स हम उनको कर रहे होते हैं। तो आपने उनके जरिए जो है वो ये सारा काम करवा के आपने अपने कीवर्ड्स रैंक किए, टॉप 10 के अंदर आके बैठे। अच्छा जी, अब जब आप टॉप 10 के अंदर आके बैठे हैं, तो जो बंदे आके ऑर्गेनिकली बाइंग कर रहे हैं, अब वो बाइंग करके उसको आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर नजर आई है, कोई छठे नंबर पे, आठ, आपकी प्रोडक्ट में मजा है उसको उसको यानी कि यार ये क्या अजीब किस्म की प्रोडक्ट है, या उसके इमेज नहीं मजे के होते, प्रोडक्ट मजे की होती है लेकिन इमेज ही नहीं उसके मजे के होते। तो वो वहां पे कह लें कि जिस वक्त जो आपने वो सारी ब्लीडिंग की, जो आपने वो सारे इतने गिवेज किए, आपने इतना जो है वो बजट लगाया, वो सिर्फ और सिर्फ इमेज अच्छे ना होने की वजह से वो सारे का सारा जो है वहां पे आपका काम खराब हो गया। आपको वहां पे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट के जो है वो इमेज ही ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। अच्छा जी, अब हम जो है इसको अपने वापस लेकर जाते हैं।
अच्छा जी, इम्पोर्टेंस ऑफ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, वो जैसे क्या कहते हैं, अभी किसी ने पूछा भी है कि स्क्रिबल्स क्या है और स्क्रिबल्स का टूल कौन सा टूल है। ये जो था वो इस टूल का पहले भी एक इंट्रोडक्शन हो चुका हुआ है। इसके अंदर जो है वो अब हम एक कीवर्ड के पहले कीवर्ड्स निकाल के लाते हैं। तो भाई हम ये कहते हैं कि भाई इसके कीवर्ड्स निकालो मैग्नेट के थ्रू, सॉरी मैग्नेट नहीं, हम रिवर्स एसन से निकालेंगे, सॉरी। जब हम किसी अगर किसी एसिन के हम कीवर्ड्स निकालने हो तो हम रिवर्स एसिन से निकालते हैं। ये है जी सेरिब्रो। सेरिब्रो के अंदर जो है वो हमने एसिन डाला और एसिन से हमने उसको कहा कि जी हमें इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स निकाल के दो। उसने हमें जो है वो इसके कीवर्ड्स निकाल के दिए। ये हमें कीवर्ड्स निकाल के देगा, हम उन कीवर्ड्स को उठा के तो कीवर्ड प्रोसेसर के अंदर लेके जाते हैं, जिसमें से हम अनवांटेड कीवर्ड्स जो हैं वो बाहर निकाल देते हैं। अभी उसका जरा रिवर्स सेशन चल रहा है। डिलीटेड लिस्ट का मैंने आपको बताया ना कि वो, चले मैं अभी दोबारा उसमें जाता हूँ अपने सेलर सेंटर में, तो मैं आपको दोबारा उसका बता देता हूँ। अच्छा जी, ये जो है वो इसने मुझे कीवर्ड्स सारे निकाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कीवर्ड्स को वो करता हूँ, काउंट को भी कर देते हैं कि भाई वर्ड जो तकरीबन 3 वर्ड्स का जो है वो, क्योंकि 2 वर्ड्स का तो मतलब यह है कि ऑफ, इन, टू, ये सारे भी जो है वो कीवर्ड्स के अंदर आ जाएंगे। वैसे तो 2 से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से फ्रैंक्सटन टीम में डालता हूँ। ये ले जी, टू फ्रैंक्सटन टीम। अच्छा जी, ये जो है जी सारे कीवर्ड्स आ गए। यहाँ से हम आके थोड़े से कीवर्ड को प्रोसेस करेंगे और हम इसको कहेंगे कि जी मेंटेन फ्रेजेस, रिमूव डुप्लीकेट्स। इसको हम कहेंगे कि जी रिमूव कॉमन वर्ड्स भी कर देंगे, जो एक जैसे वर्ड्स होंगे वो भी सारे कर देंगे। और फिर हम इसको यहाँ से कह देंगे कि जी 1 वर्ड पर लाइन, यानी कि एक लाइन में 1 वर्ड कर दो। ये जी हमारे पास ये जो है हमने सारे कीवर्ड्स को अच्छा जी, अब यहाँ पे वो शायद पीछे वाला फिल्टर सही नहीं चला, जिसके अंदर ये उसने सिंगल को भी छोड़ दिया है। ये 3 वर्ड्स वाले भी रह गए हैं। तो चलें अभी हम आगे मूव करते हैं। ये जो है, अब बल्कि इसको जाके दोबारा देखते हैं कि भाई, ओ मिनिमम 3 नहीं तो मिनिमम ही हमने डालने थे, फिल्टर्स अप्लाई नहीं किए। ओके, अच्छा जी, ऐड कॉमास नो, यहीं पर ही हमारे पास कीवर्ड के मेंटेन फ्रेजेस, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव कॉमन वर्ड्स, convert to lowercase, remove single words, remove single letters, और हम इसको करते हैं प्रोसेस। अच्छा जी, ये जो है वो हमने यहाँ से इसके सारे कीवर्ड्स किए, प्रोसेस किया इसको। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ से हम इसको स्क्रिबल्स के अंदर ले आए। अच्छा जी, यहाँ से जिस वक्त हम इसको स्क्रिबल्स के अंदर लाएंगे तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। ये मैं आपको पहले भी ये सारे टूल का वो इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ पहले ही। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अब इनका, ये यहाँ पे उसने हमें फ्रेजेस उनके यानी कि बना के दे दिए हैं, और ये उसने सिंगल सिंगल वर्ड्स के बना के दे दिए हैं।
अच्छा, अब मैं यहाँ पर आके ये करता हूँ कि मैं जिस वक्त टाइटल लिख रहा हूँ, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक टूल है। यहाँ पे आके मैं जिस वक्त टाइटल लिख रहा हूँ किड्स ब्लैंकेट, ठीक है जी, टॉप क्वालिटी, फिर यहाँ पे देखिए मुझे कोर वर्ड नजर आया है, कॉटन, किड्स कॉटन। कोशिश करें कि जी आपके जो कीवर्ड्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अब यानी कि मैं यहाँ पे ऐसा ना करूँ कि जी यहाँ पे मैंने लिख दिया किड्स ब्लैंकेट टॉप क्वालिटी कॉटन ब्लैंकेट, यानी कि मैं ऐसा ना करूँ। एक तो मेरी राइमिंग भी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा जिस वक्त मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ, देखें यहाँ पे ये कीवर्ड दो दफा इस्तेमाल हो गया, कि मैं जिस वक्त इस पूरी लाइन को पढ़ रहा हूँ तो ये ना हो कि वो लाइनें एक दूसरे से जुड़ ही ना रही हूँ। देखिए जी, किड्स कॉटन ब्लैंकेट, यानी कि ये पूरी राइमिंग बनी है, और इसमें मैंने दो कीवर्ड्स को जो है वो टारगेट कर लिया। किड्स ब्लैंकेट भी टारगेट हो गया, इसमें कॉटन ब्लैंकेट भी टारगेट हो गया। तो इस तरीके से जो है वो आपने, अब ये आपके बुलेट पॉइंट्स क्रिएट यहाँ पे आप करेंगे, और वो ये जो आपके लेफ्ट साइड पे सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन और वो सर्च टर्म्स भी जो है वो आप इन्हीं के जरिए ही, वो भी यानी कि आपके कीवर्ड्स ही, यानी कि आपकी जो सर्च के लिए जो आपके वर्ड यूज होंगे उनको सर्च टर्म्स कहा जाता है, वो भी आप इन्हीं के ही जरिए निकालो तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसमें आपको बड़े यानी कि ना अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। कभी अच्छा ब्लैंकेट है, फिर इसके अंदर क्या क्या वर्ड है जो कि मुझे यानी कि बड़े अच्छे लग रहे हैं, कंफर्ट, क्लियरेंस, वेट, यानी कि मुझे वेट का भी किसी ना किसी तरीके से जिक्र करना है। टॉडलर, मुझे इसका भी किसी ना किसी तरीके से वर्ड के अंदर डिस्कस करना है। तो ये जो है वो यहाँ पे जो है वो हमें ज़रा अच्छा आइडिया होगा फ्रेजेस का। वेटन ब्लैंकेट अडल्ट, अच्छा हमने ये कीवर्ड जो है वेटेड ब्लैंकेट किड्स, पिंक थ्रो ब्लैंकेट, ये यानी कि जो है वो एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा ही अच्छा टूल है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे आते हैं जी विनिंग बाय बॉक्स। विनिंग बाय बॉक्स से पहले आपको समझाना चाहूंगा कि बाय बॉक्स किसे कहते हैं। बाय बॉक्स आपके ये जो अमेजोन के ऊपर आपको ये जो बॉक्स नजर आ रहा है, जिसके अंदर जो है वो एक सेलर की डिटेल आ रही है, इसको बाय बॉक्स कहा जाता है। अब इसके ऊपर ये बल्कि ये अच्छी एग्जांपल ही है कि इसके ऊपर इस वक्त 4 सेलर बैठे हुए हैं। इस वक्त ये बेच रहा है शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड, यानी कि अमेजोन खुद ही बेच रहा है और अमेजोन खुद ही शिप कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर अमेजोन एज अ सेलर भी बैठा हुआ है। तो इस वक्त बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर और कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। ये भी अमेजोन का वेयर हाउस बैठा हुआ है, जो यानी कि पीस वो हो गया है, डैमेज हो गया, वेयर हाउस डैमेज किसी वजह से हो गया है, तो वो इसी लिस्टिंग के ऊपर ही चिपक के वो उस लिस्टिंग को बेच रहा है। ये भी अमेजोन वेयर हाउस ही बेच रहा है। अब ये दो आप देख रहे हैं कि जी 2-3 अमेजोन वेयर हाउस बेच रहे हैं। तो जिस वक्त आप शिपमेंट प्लान्स वगैरह क्रिएट करते हैं, अपनी शिपमेंट्स वगैरह भी जो आते हैं, तो सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी शिपमेंट्स जो है वो डिफरेंट वेयर हाउसेस के अंदर जाती हैं, जरूरी नहीं होता। और क्या कहते हैं, बाज वेयर हाउसेस जो हैं वो इतने बड़े हैं कि वो यानी कि उन वेयर हाउसेस को भी डिवाइड कर दिया गया, तो हर वेयर हाउस का जो है वो सिस्टम अपना है, और जिस वक्त वो आइटम सेल होगी तो वो उस वेयर हाउस से ही चुके जानी है। तो इस वजह से ये उसके सिस्टम के उसका सिस्टम जो है वो आके, अगर मिसाल के तौर पे ये जो है वो डैलस का वेयर हाउस बेच रहा है, तो माइट भी हो सकता है कि ये वेमोंग का हो, किसी दूसरी स्टेट का वेयर हाउस जो है वो बेच रहा हो। तो जब वो इसके पास बाय बॉक्स आएगा, ये क्लिक करेगा, यानी कि कोई भी बायर इससे क्लिक करेगा, तो वो उस वेमोंग के वेयर हाउस से जो है वो सेल होगी। तो ये असल में ऑफर्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ सेलर्स जो हैं वो किसी लिस्टिंग के साथ अटैच होकर अपनी अपनी प्राइस ऑफर्स, ऑफर्स का मतलब ये प्राइस ऑफर्स हैं,
ये जो इसकी 7.99 है, इसकी 7.35 है, और इसकी 7.59 है, इसकी 7.35 है। और ये जो इस वक्त, यानी कि इस वक्त जो मेन पेज के ऊपर, जैसे एक नॉर्मल सेलर जिस वक्त, बायर जिस वक्त किसी के ऊपर आता है तो वो तो यहाँ से आके सिंपली ऐड टू कार्ट करेगा और बाय कर लेगा। वो ये थोड़ी देखेगा कि अच्छा भी इसके ऊपर तो नो सेलर्स बैठे हुए हैं। हो सकते हैं कि कुछ उनके अंदर भी एक परसेंटेज ऑफ ऑडियंस हो, 5% हो या कोई 7%, लेकिन वो इतनी मेजोरिटी नहीं है, यानी कि इतनी बड़ी वो ऑडियंस नहीं है। लेकिन वो एक स्मॉल ऑडियंस हो सकती है जो कि जाके ये सारी की सारी ऑफर्स को चेक करके उनमें से जो उसको सबसे चीप नजर आए वो उसको बाय करती है। लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस होती है वो नॉर्मली लिस्टिंग के ऊपर आती है, वो आके देखा यहाँ से ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करके और वो उन्होंने वो प्रोडक्ट बाय कर ली। और वो ऑर्डर गया किसको, जिसके पास ये बाय बॉक्स था। यानी कि ये जो इस वक्त Amazon.com बेच रहा है वो ऑर्डर Amazon.com को जाएगा। जैसे कि हमने दूसरी लिस्टिंग्स के अंदर वो पिछले सेशंस में ये चीज देखी भी थी कि एक से ज्यादा जो थे वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर वो सैलड चिपके हुए थे। देखते हैं अभी, कोई उम्मीद है ऐसी प्रोडक्ट नजर आ जाएगी। नॉर्मली जो होते हैं वो शॉप के अंदर हमें ऐसी चीजें मिली थी। तो उसको हम देख लेते हैं कि ये जो बाय बॉक्स होता है, ये बाय बॉक्स Amazon रोटेट करता रहता है डिफरेंट सेलर्स के दरमियान। ये हमेशा एक सेलर के पास नहीं रहता है। अगर डिफरेंट सेलर्स नॉर्मली, अगर तो Amazon खुद बैठा हो तो 90% जो है वो बाय बॉक्स Amazon के अपने पास रहता है, और सिर्फ वो 5% या 10% जो है वो मैक्सिमम दूसरे सेलर्स को देता है। ये देखिए जी, यहाँ पर एक और ये 2 सेलर्स, 15 सेलर्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे इसकी ऑफर्स के ऊपर जाते हैं तो ये देखें जी, ये इस वक्त इसके ऊपर सारे सेलर्स जो कि इसी एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। लेकिन इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है ये हम देखते हैं जी। अच्छा, ये तो कोई सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, ये चूंकि एक नॉर्मल घर के यूज की आइटम है तो ये वो उन्होंने सब्सक्रिप्शन डाली हुई है कि आप हर मंथ इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। हम इस वजह से कोई और दूसरी प्रोडक्ट देखेंगे कि जिसमें हमें ये पता चल जाए कि इस वक्त ये कौन से बंदे के पास बाय बॉक्स है। इस प्रोडक्ट को देखते हैं अगर कोई इसके ऊपर सेलर्स हुए तो। सेलर इसके ऊपर भी 3 है। अच्छा जी, यहाँ से हम इसकी वेरिएशन सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, इस वक्त बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं है। ये जिस वक्त ये ऑप्शन आ रही हो ना, अवेलेबल फ्रॉम दीज सेलर्स, तो उसका मतलब ये होता है कि इस वक्त बाय बॉक्स किसी भी बंदे के पास मौजूद नहीं है। और ये बाय बॉक्स नॉर्मली ये भी इसको हम कहते हैं कि बाय बॉक्स सरपास्ड हो गया, सरप्रेस्ड हो गया। जैसे हमने वो लिस्टिंग का देखा था ना कि लिस्टिंग जो थी सरप्रेस्ड हो गई थी, यानी कि शो नहीं थी हो रही रिजल्ट में। इसको हम कहते हैं कि जो बाय बॉक्स सरप्रेस्ड हो गया। उसकी वजह क्या हुई है कि जी बाय बॉक्स सरप्रेस्ड हुआ है? उसकी वजह नॉर्मली प्राइस होती है कि अगर प्राइस के अंदर एकदम कोई बड़ा फ्लक्चुएशन आए, यानी कि एक प्राइस जो थी वो एक प्रोडक्ट जो थी वो $15 की या $17 की सेल हो रही थी, और एकदम जो है वो उसकी प्राइस गिरी है और उसकी प्राइस $11 के ऊपर आ गई है। यानी कि एकदम बड़ा गैप आया 20-30%, 40-50% का। अगर इतना बड़ा एकदम किसी प्रोडक्ट के अंदर गैप आए तो वो बाय बॉक्स जो है वो उसका कुछ अरसे के लिए सप्रेस्ड हो जाता है। और ये बल्कि ये दूसरी वेरिएशन के अंदर जो है वो बाय बॉक्स एक्टिव है, इसमें भी 2 बंदे बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका बाय बॉक्स एक्टिव है और हम इसमें से देखते हैं कि जी 2 बंदे बेच रहे हैं। लेकिन इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है? सोल्ड बाय मार्केट सप्लाईज और FBA, यानी कि फुलफिलमेंट बाय Amazon है। अब हम इसके ऊपर जाते हैं और इसके ऊपर जाके देखते हैं कि भाई ये देखें जी 2 बंदे बैठे हैं। एक जो है वो ये FBM वाला है, क्योंकि ये फुलफिलमेंट बाय Amazon नहीं है, ये डिलीवरी, ये इसकी डिलीवरी अपनी है। ये FBM वाला है और ये FBA वाला है। लेकिन बाय बॉक्स इस वक्त मार्केट सप्लाईज वाले के पास है। और अच्छा जी, अब ये जो बाय बॉक्स है ये नॉर्मली रोटेट होता रहता है।
यानी कि आज ये इसके पास है तो माइट बी को 5 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए अमेजोन बाय बॉक्स इसको देगा। जब वो अमेजोन 2 घंटे के लिए बाय बॉक्स इसको देगा तो उस दौरान जो भी बायर आके बाइंग करेगा वो ऑर्डर इस सेलर को जाएगा। अच्छा, अब विनिंग यानी कि कोई भी, अब आपकी लिस्टिंग भी ऐसी है या आप ब्रांड सेलिंग कर रहे हो या आपका क्लाइंट कहता है कि भाई मेरी ब्रांड सेलिंग की लिस्टिंग्स हैं और हम उसके अंदर बैठे हुए हैं और हमने उसके अंदर बाय बॉक्स जो है वो विन करना है, तो उसके उसके यानी कि प्रोसीजर क्या होते हैं, यानी कि किन बेसिस के ऊपर। एक चीज है कि भाई इन दो लिस्टिंग्स के ऊपर ज्यादातर बाय बॉक्स इस बंदे को मिल रहा होगा, मार्केट सप्लाईज वाले को। क्यों इसको ज्यादा मिल रहा होगा? क्योंकि ये एफबीए कर रहा है। amazon जो है वो चंद उसके फैक्टर्स होते हैं जिन बेसिस के ऊपर amazon जो है वो बाय बॉक्स को रोटेट करता है। वो फैक्टर्स जो होते हैं वो सेलर्स की रेटिंग्स होती हैं। ये देख रहे हैं इसकी 97% है, इसकी 98% है, कुछ ज्यादा और होंगे तो किसी की अगर 90% होती है, किसी की 89 होती है, किसी की 80% होती है। तो वो इस तरीके से जिसकी परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी उसको उतनी ज्यादा देर के लिए बाय बॉक्स मिलेगा, जिसकी रेटिंग्स कम होंगी उनको उतनी कम टाइम के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ रेटिंग्स भी होती हैं, जैसे कि इसकी 10,000 है, इसकी 6,90,000 है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले को बाय बॉक्स ज्यादा मिल रहा होगा क्योंकि अमेजोन जो है वो एफबीएम वालों को बाय बॉक्स कम देता है लेकिन एफबीए वालों को बाय बॉक्स ज्यादा देता है। अच्छा, अब एक अभी किसी के जो है वो क्वेश्चन आ जाना है कि भाई इसकी 6,90,000 रेटिंग्स हैं तो फिर इसको बाय बॉक्स, यानी कि इसकी फिर 6,90,000 रेटिंग्स हो कैसे गई अगर बाय बॉक्स इसको कम मिलता है तो? यानी कि ये सेलर रेटिंग्स हैं जो सेलर्स को जो बायर्स जो हैं वो एक सेलर को एक फीडबैक देते हैं, एक सेलर को स्टार्स देते हैं, ये असल में वो आ रही हैं। तो अब हम इसके स्टोर के ऊपर जाके देखते हैं तो ये हो सकता है कि कोई हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स बेच रहा हो। ये यहाँ पे आप इसके स्टोर के ऊपर जाके देखोगे ना तो ये हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स होंगी जिसकी इसको उन बल्कि 50,000 है, 50,000 प्रोडक्ट्स जो है वो इस वक्त ये बंदा बेच रहा है। इसका मतलब ये बंदा या तो होलसेल कर रहा है ब्रांड सेलिंग, अब जो दूसरों की लिस्टिंग पे बैठा है तो ये तो करता ही होलसेलिंग ही है। तो इसको असल में ये जो सारी रेटिंग्स आई हैं ये असल में दूसरी प्रोडक्ट्स की वजह से आई हैं। तो यहाँ पर जो है वो बाय बॉक्स इसको इसको ज्यादा मिलता होगा क्योंकि अमेजोन एफबी और एफबीएम को बहुत ज्यादा वेटेज देता है एफबीए वालों को। और दूसरा जो वेटेज होता है वो प्राइस का होता है कि जिसके पास जो है वो प्राइस जिसकी कम होती है उसके पास बाय बॉक्स ज्यादा देर के लिए जाता है। जैसे कि अभी आप इसमें एफबीए वाले के पास देखें तो इसकी प्राइस जो है वो एफबीएम वाले से कम है, तो इस वजह से भी ज्यादा देर बाय बॉक्स इसके पास रहता है। तो ये 4-5 फैक्टर्स होते हैं जिसमें अगर आप क्लाइंट की कुछ इस तरह की लिस्टिंग संभाल रहे हो कि जिनमें वो ब्रांड सेलिंग कर रहा है या जो है वो चाहता है कि भी मेरे बाय बॉक्स को जो है वो आप देखते रहो कि वो विनिंग होना चाहिए। वैसे तो इसके टूल्स भी काफी अवेलेबल हैं जिसमें ऑटो प्राइसिंग वगैरह हो जाती है कि अगर आपका कोई भी दूसरा सेलर जो है वो उसकी प्राइस ज्यादा होती कम होती है तो वो जो आपका ऑटो प्राइजर होता है वो आपकी ऑटोमेटिकली प्राइस को कम कर देता है और आपकी प्राइस को उससे 1 सेंट कम कर देगा। जैसे इसका हुआ है कि भाई इसका 17,37 है तो इसने 17,36 कर लिया हुआ है। तो इस बेस के ऊपर एफबीए एफबीएम की बेस के ऊपर, हाँ अगर इसने अपनी प्राइस ज्यादा भी रखी होती, यानी इसकी $18 प्राइस होती, $18.5 प्राइस होती, तो चूंकि ये एफबीएम कर रहा है तब भी इसको बाय बॉक्स ज्यादा ही मिलना था। लेकिन यहाँ पे अब इसके पास डबल लिवरेज है। हालांकि इसके 6,90,000 रेटिंग्स हैं लेकिन फिर भी बाय बॉक्स इसको ज्यादा इस वजह से मिलता है क्योंकि इसकी प्राइस भी कम है और ये एफबीए भी कर रहा है। तो ये जो है इसका बाय बॉक्स विनिंग प्लस कंटेंट, वो भी मैं आपको बल्कि क्या कहते हैं मेरे पास अभी उसकी वो एक्सेस ही नहीं है, यानी कि मेरे पास ब्रांड रजिस्ट्री ही नहीं है, वो सेलर सेंटर पे तो नहीं दिखा सकता आपको, बल्कि यहीं पर ही दिखा देता हूँ। हम जाते हैं टॉप की 1-2 प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं। ये वाली सॉरी इसकी तो रेटिंग ही बहुत कम है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हाँ, ये इसका भी ईबीसी कंटेंट है। जिस कंटेंट के अंदर आप इमेजेस और वीडियोस को एम्बेड कर सकते हैं वो असल में एबीसी कंटेंट कहलाता है। नॉर्मली अभी जो वो जो आप हमने अभी सेलर सेंटर में देखा होगा,
इस वक्त जो है वो एक्टिव है मीटिंग। मुझे, हाँ जी एक्टिव है, ठीक है जी। असल में ये लॉग आउट हो गई थी और आई थिंक कोई एडमिन की तरफ से इशू हुआ है। एडमिन में इस वक्त पता नहीं कौन ऑनलाइन बैठा हुआ है। अच्छा जी, हम जो है वो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। अच्छा जी, मैं अब सेलर सेंटर को दोबारा शेयर करने लगा हूँ। ये मैं सेलर सेंटर में वापस आया और ये ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर जिस वक्त हमने देखा था डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वक्त आ रहा है ये सिंपल बॉक्स आ रहा है। इस सिंपल बॉक्स के अंदर जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डाल सकते हो, या आपके पास वेरी लिमिटेड जो है वो टैग्स होते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ कोई टेक्स्ट को, अगर आपने कोई टेक्स्ट पॉइंट आउट करना हो तो आप उनको बोल्ड कर सकते हो। सिर्फ आपके पास यही एक, या वो आप ब्रेक करके पैराग्राफ बना सकते हो कि भाई एक पैराग्राफ ऊपर आ रहा हो, एक उससे नीचे आ रहा हो, एक उससे नीचे। तो सिर्फ आप ये एक दो काम इस फील्ड के अंदर कर सकते हो। लेकिन जो आपका ईबीसी कंटेंट अगर आपके अकाउंट का एक्टिव होगा तो आपके पास यही जो है बॉक्स, ये आपका HTML एनरिच बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब HTML एनरिच बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस आती हैं। उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन आती है कि आप इमेज अपलोड कर सकते हो, उसके अंदर आप कंटेंट की हेडिंग्स बना सकते हो, बड़ी हेडिंग, छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, बोल्ड कर सकते हो, आप ब्रेक कर सकते हो, पैराग्राफ बना सकते हो। तो आपका यही जो बॉक्स है ना, ये HTML एनरिच बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब HTML एनरिच बॉक्स क्या होता है, इसकी थोड़ी सी अगर मुझे कोई एग्जांपल मिल जाए तो, HTML एनरिच एडिटर शायद उसको कहते हैं, हाँ एडिटर, ये नीचे ही आ रहा है। इधर हम इमेजेस के अंदर जाके देखते हैं तो ये देख रहे हैं, ये आ गया। ये देख रहे हैं, ये आपके पास ऊपर जो है वो कंट्रोल्स काफ़ी किस्म के आ गए हैं जिसके अंदर आप जो है वो हेडिंग बना सकते हो, आप उसके अंदर इमेजेस भी डाल सकते हो। ये इस तरह का जो है ना वो आपका ये बॉक्स कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये एक सिंपल बॉक्स है, इसके अंदर आप ईबीसी कंटेंट नहीं डाल सकते हो। अच्छा जी, अब ये आपकी ईबीसी एक्टिव कैसे होती है, यहाँ पर ये एक सवाल पैदा होता है। ये ब्रांड रजिस्ट्री से एक्टिव होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट का जो है वो ब्रांड, यानी कि जो आप टीएल लॉन्च कर रहे हो, अगर आपका ब्रांड आपके सेलर अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है तो फिर आपका ईबीसी कंटेंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, क्या इसके अलावा और कोई दूसरा वे नहीं है? नहीं, इसके अलावा भी वे अवेलेबल है। वो होते हैं जी, आप किसी भी वेंडर सेंट्रल सेंटर वाले से, यानी कि जिसके पास ये हमारा तो इस वक्त ये देखिए आ रहा है ना सेलर सेंट्रल। अगर मैं इधर amazon.com पे जाऊं तो ये देखें amazon सेलर सेंट्रल आ रहा है इस वक्त हमारा। लेकिन अगर हमारे पास वेंडर सेलर सेंट्रल, वेंडर सेलर सेंट्रल कौन होते हैं? amazon की ये एक कह लें कि एक अलहदा कुछ प्रिविलेजेस होती हैं कुछ बंदों को, जो कि amazon के वेंडर्स बन जाते हैं। amazon का वेंडर बनने का मतलब ये है, पहले ये अकाउंट थे वो इजीली मिल जाते थे कंपनीज को। वो नॉर्मली निगोशिएट करके, या वो अमेजोन को कहते थे कि भाई हम आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हम आपको दे सकते हैं। तो वो अमेजोन क्या करता था, अमेजोन उनको कहता था कि अच्छा जी आप यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे वेंडर बनना चाहते हो, यानी कि आप अमेजोन को दोगे और अमेजोन आगे खुद सेल करेगा अपने मार्केट प्लेसेस के ऊपर। तो वो आपको एक वेंडर सेंट्रल की एक एक्सेस दे देता था। वो उसके अंदर थोड़ी सी प्रिविलेजेस ज्यादा होती हैं, उनके ऊपर एक्सेसेस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। तो आप क्या करते हैं, वो उसके अंदर क्या करते थे कि वो पहले उस तरीके से मिलता था। अब जो है वो थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा सा नहीं, काफी हद तक टफ हो चुका हुआ है कि अगर आपकी लिस्टिंग जो है वो अमेजोन के ऊपर कोई बम्बू जा रही है, बड़ी बेहतरीन लिस्टिंग जा रही है, बड़ी एक अच्छी सेल्स और बड़ी टॉप क्लास किस्म की सेल्स उसके ऊपर जा रही है, तो अमेजोन आपको क्या कहता है कि अच्छा जी आप जो है वो आपकी लिस्टिंग बड़ी अच्छी जा रही है, आप जो है वो यानी कि चाहोगे कि आप मेरे वेंडर बनो, कि भाई आप जो है वो अपना माल मुझे दो। वो आपको एक प्राइस ऑफर करता है
कि अगर आप जो है वो बेच रहे हो, एक $20 की आइटम बेच रहे हो और उसके अंदर जो है वो $8 FB और रेफरल फीस कट के आपको $12 जा रहा है, तो अमेजोन को ये अंदाजा हो गया कि अच्छा जी ये बंदा जो है वो इसको $12 मैं दे रहा हूँ। तो $12 देने का मतलब ये है कि उसके अंदर उस बंदे का प्रॉफिट भी है, उसके अंदर प्रोडक्ट प्राइस भी है, उसके अंदर यानी कि काफी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है। अमेजोन आपको क्या करता है, आप ये देखते हो कि भाई अच्छा ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे $8 की पड़ रही है, मुझे $12 आ रहा है, मुझे $4 बच रहा है। और अमेजोन क्या करता है, अमेजोन सबसे पहले तो FB और रेफरल वगैरह निकाल देता है। वो कहता है अच्छा जी मैं इसको $12 पे कर रहा हूँ, वो आपको एक $10 की ऑफर देता है। वो आप कहते हैं कि जी अच्छा जी मैं अगर आपसे $10 के अंदर 10,000 पीस या 50,000 पीस या 1 लाख पीस जो है वो इसका बाय करूं, तो क्या आप यानी कि मुझे बेचना चाहोगे? तो उसके अंदर आप क्या करते हो, आप उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप एक्सेप्ट करो या आप कह दो कि नहीं जी एक्सेप्टेड नहीं है, नहीं मैं मुझे यानी कि ऑफर नहीं समझ में आई। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस ऑफर को तो अच्छा उसके अंदर फिर लोग कैलकुलेशंस करते हैं ना, उसके अंदर ये कहते हैं अच्छा यार मैंने यानी कि 1 लाख पीस जो है वो अमेजोन को दिया, तो मैंने तो एक ही यानी कि महीने में या 2 महीने में, और फिर जिस वक्त मैं अपने पीछे उसको सप्लायर को वो दूंगा ऑर्डर दूंगा, तो वो बंदा जो है वो उसमें मुझे शिपमेंट भी थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, तो शायद मुझे 50 जो है पे सेल करके मैंने तो $2.5 लाख, यानी कि अगर हम कंसिडर करें उसने 10 लाख दिया तो जहाँ पहले $8 का पड़ा तो वो 7.5 का पड़ा, मुझे तो यानी कि $2.5 के हिसाब से $2.5 लाख बच गए। तो आप कहते हो कि अच्छा यार ठीक है एक्सेप्ट करो, और क्या कहते हैं उस लिस्टिंग के ऊपर आप भी रह के बेच सकते हो, लेकिन बाय बॉक्स 90% है। जी, अस्सलाम वालेकुम।